नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी नर्सिंग क्लासेज की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर हमने बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं दोस्तों वो पढ़ लिए हैं। बहुत सारे सिस्टमों में अगर हम बात करें तो मैंने आपको एंडोक्राइन पढ़ा दिया है, जीआई ट्रैक्ट पढ़ा दिया है, मैंने आपको जो रीनल जो सिस्टम है दोस्तों या जेनेटिव यूरिनरी के नाम से वो पढ़ाया है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की हमने बात की है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा है, आई ईयर पढ़ा है और कुछ पार्ट हमने न्यूट्रिशन का पढ़ा है। मैं नहीं कहूँगा कि न्यूट्रिशन कंप्लीट पढ़ा है, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन न्यूट्रिशन के भी कुछ जो वाइटामिन है वो मैंने आपको इसमें पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन ये बाकी के अगर हम जो भी देखें, जैसे ओबीजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके अलावा इस सिस्टम में लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको 80% तक जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। 100% इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन है ना वो आते नहीं है उसके अंदर। मान लो कि कोई डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन आया है ना कहीं तो मैंने उस डिजीज के बारे में आपको पक्का बताया है, चाहे वो कोई भी सिस्टम की डिजीज हो, और बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ऐसे नहीं कि बस एक क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन उनको बता दिया खत्म कर दिया, नहीं, मैंने पूरी डिजीज को अच्छे से आपको क्या किया है दोस्तों, एक्सप्लेन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है। ओबीजी जो सब्जेक्ट उसकी लगभग 22 क्लासें हैं, उसमें मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। फिर उसके बाद एंडोक्राइन पढ़ाया था, लगभग 7 क्लास एंडोक्राइन की। उसके बाद में फिर बाकी की जो क्लासेज हैं दोस्तों वो इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो आप कंटिन्यूस उनको जाकर देख सकते हो जिस प्रकार से मैंने इनको पढ़ा रखा है। अब हम एक आज नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे लगभग 2 से 3 क्लासेज, मैक्सिमम 3 क्लासेज होंगी, नहीं तो 2 क्लासेज के अंदर ही हमारा जो इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्यूमेंट्री जो सिस्टम है स्किन से रिलेटेड सिस्टम है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत अच्छा सिस्टम है और बहुत नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इसमें। आप देखोगे खुद कि आपको जो इमेज बेस्ड जो मेमोरी है वो किस प्रकार से डेवलप होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए क्लाइंट ए टैपिड बाथ। ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव ए क्लाइंट ए टैपिड बाथ। ठीक है दोस्तों, एक नर्स है वो प्रिपेयर कर रही है क्लाइंट को कौन सा बात देने के लिए दोस्तों, टैपिड बात देने के लिए क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। एंड यूजेज ए बाथ थर्मामीटर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है, वाटर के अंदर जो टेम्परेचर चेक करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, बाथ थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। टू टेस्ट द वाटर टेम्परेचर। ठीक है, आपको बात देना है, पेशेंट को जितना टेम्परेचर देना है दोस्तों उसको चेक करना आपके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो व्हाट इज द एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रेंज फॉर ए टैपिड बाथ, कि आप किसी भी पेशेंट को टैपिड बाथ दे रहे हो तो कितना टेम्परेचर आप इसको दोगे। तो टैपिड बाथ जो है ना दोस्तों, मेनली अगर हम टैपिड बाथ की बात करें तो ये फीवर की कंडीशन में दिया जाता है। मेनली किस में दिया जाता है दोस्तों, फीवर की जो कंडीशन होती है उसमें दिया जाता है। तो जो इसके अंदर जो टेम्परेचर जो होता है ना दोस्तों वो मेनली लगभग बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं। ठीक है, लगभग किस पे रखते हैं दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर पर रखते हैं। मैं बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लगभग हम टैपिड बाथ कौन सी टेम्परेचर पे देते हैं दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर के ऊपर देते हैं। तो टैपिड बाथ के अंदर दिया जाने वाला जो टेम्परेचर होगा दोस्तों, उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 98 डिग्री से लेकर 100 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, 98 डिग्री टू 100 डिग्री फारेनहाइट क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब आपके लिए मेरा आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि इसको आप सेंटीग्रेड में मुझे बदल के बताओगे कि 98 से 98 टू 100 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर जो होता है दोस्तों उसको आपको किस में बदलना है, सेंटीग्रेड में बदल के मुझे या सेल्सियस में बदल के आपको मुझे बताना है कि कितना टेम्परेचर होता है। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर आपको फारेनहाइट न देकर क्या दे दे दोस्तों, टेम्परेचर किस में दे दे, आपको सेल्सियस या सेंटीग्रेड में दे दे। तो फीवर के लिए दिया जाता है 98 से 100 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर रखा जाता है दोस्तों, उसे हम किस नाम जानते हैं, टैपिड बाथ के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो टेम्परेचर होंगे ये इसके लिए कम होंगे और 101 से 103 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 98 टू 100 डिग्री फारेनहाइट, 98 से 100 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, चलो बताओ, एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं पूछना चाहता हूं, चलो मैं आंसर भी बता दूंगा आपको। वैसे कोलोस्टोमी जो इरिगेशन है उसके अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं, कोलोस्टोमी इरिगेशन के अंदर कितना टेम्परेचर रखते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों दैट इज 105 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, बाकी की जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड जो अगर आएंगी दोस्तों, जो मैं आपको जब वाइटल साइंस पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको फंडामेंटल पढ़ाऊंगा ना, तब वहां मैं आपको हर चीजें बताऊंगा। मैं यहाँ पर स्किन से रिलेटेड है, इंटीग्यूमेंट्री के अंदर हम इतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ नहीं सकते हैं, मैं आपको ज्यादा डिटेल में ये चीजें पढ़ाऊँ। ठीक है, तो जब हमारा जो सिस्टम आएगा, जब हम फंडामेंटल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम आपको डिटेल में हर चीज़ के बारे में, इनके बारे में बताऊंगा कि
ये जो टेपिड बाथ हैं या टेम्परेचर से रिलेटेड फीवर है कितने टाइप का होता है, वो सब हम चीज़ें उस वहाँ पर वाइल्ड साइंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताओ कि एनजी ट्यूब फीडिंग जब हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो कितनी टेम्परेचर पे देते हैं? एनजी ट्यूब जो फीडिंग है दोस्तों वो कितने टेम्परेचर के ऊपर दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी रूम टेम्परेचर पे। अगर रूम टेम्परेचर अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों तो फिर आप बॉडी टेम्परेचर करके आओगे। रूम टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब क्या करके आओगे आंसर में? बॉडी टेम्परेचर। तो ये दो क्वेश्चन भी इसके साथ में आप क्या रखना, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों दैट वुड बी 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो लिखो, हम हर क्वेश्चन का हमने शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं और उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज क्या करो। अब देखो इतने सिस्टम हो गए आपको पता ही भी नहीं चल रहा होगा। क्लासेस हमारी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 67 जो क्लासेस है ना दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं है कि कोई मैंने आपको 600-700 क्लासेस बताई है, लेकिन हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कोई ऊपर से आएगा, कोई भी जुपिटर से आ जाएगा, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना तो वो आपके जरूर काम आएगी। बस आप कंटिन्यूस मेहनत करो, बस मेरे कहने से इन चीज़ों को जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज जरूर करो। ठीक है, जो भी चीज़ आपने आज तक पढ़ी है उसको कंटिन्यू रिवाइज करो। बच्चे कहते हैं सर मैं भूल जाता हूँ, भाई भूल आप इसलिए जाते हो कि आप रिवाइज नहीं करते हो। जैसे आज आपने मेरी क्लास पढ़ी, आज आपको याद हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में आपको हर चीज़ याद हो। अब मान लो इसको आप 15-20 दिन तक नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। तो दोस्तों इसको कोशिश क्या करो, मैंने आपको एक बार बताया भी था कि रिवीजन डायरी बनाओ कि मैं उसमें रिवाइज करूँ हर चीज़ को। जैसे आज पढ़ा है तो उसको दोबारा से एक बार 24 घंटे के अंदर रिवाइज करो, फिर तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर उसको लगभग जिसकी कम मेमोरी वो 7वें दिन, और नहीं है तो कम से कम आप 15वें दिन क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। फिर एक महीने पर रिवाइज करो, हर दिन, हर महीने के अंदर और हर वीक के अंदर एक दिन ऐसा दो जिसमें आप रिवाइज करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और महीने के अंदर कम से कम 4 दिन ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे दोस्तों, रिवाइज करोगे। ठीक है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, कितना भी पढ़ लो सब वेस्ट है। अगर रिवाइज ही नहीं किया तो कोई भी चीज़ रिटेन नहीं रहेगी, तब आप कहोगे कि मेरी मेमोरी कम है। अगर पढ़ा है उनको आप बार बार रिवाइज कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको पक्का याद रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, मैं उसको लिखा रहा हूँ, मैं हर चीज़ को आपको हिंदी में भी लिखवाता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो बहुत छोटे शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे उन क्वेश्चन के। लिखो, टेपिड बाथ में वाटर टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हम रखते हैं। बस इतना याद रख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके फंडामेंटल के अंदर भी पूछते हैं, लेकिन यहां पर भी मैं आपको अच्छी डिटेल में इसको समझाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर्स द एप्लीकेशन ऑफ ए वार्म सोप टू एन साइट दैट हैज इनफिल्टर्ड। ठीक है, आपने किसी भी कैनुला लगाया साइट, वो जो साइट है दोस्तों कैनुला सही से नहीं लगा और इनफिल्टर्ड हो गया। ठीक है, जो सराउंडिंग जो टिश्यूज है वहां पर फ्लूइड क्या हो गया, फिल हो गया। तो उसके लिए आपने क्या किया दोस्तों? गर्म पट्टी लगाई, वार्म सोक। गीली गर्म पट्टी लगाना क्या कहलाता है? वार्म सोक कहलाता है। पट्टी को एक, ठीक है, एक ल्यूक वार्म वाटर में क्या करो, उसको गर्म करो और फिर उसको वहां पर लगाते हैं, तो उसे वार्म सोक के नाम से हम जानते हैं। वोट प्रिंसिपल, ठीक है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, डज द नर्स डिटरमाइन, जो नर्स ये मानेगी इन ऑपरेशन, जब वो काम करती रहेगी, व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ लोकल हीट ट्रांसफर्स टेम्परेचर टू द बॉडी। ठीक है, कि जो पेशेंट के हम वार्म सोक लगा रहे हैं दोस्तों, मतलब कि डायरेक्टली हमने पट्टे ली, उसको गीला किया, एक थोड़ा सा जो पानी है गुनगुना है, गर्म है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो गुनगुना पानी है, उसको हमने वहाँ पे जहाँ पे साइट इनफिल्टर्ड हुई है वहाँ पे उसको हमने लगाया। तो उसको लगाने पर ये बता रहा है कि जो भाई हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, उस पट्टी से जो हीट का वहाँ पर जो ट्रांसफर होगा, मतलब लोकल हीट ट्रांसफर, मतलब जिस साइड पे लगाया वो लोकल साइट होगी, टेम्परेचर टू द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो हीट का जो टेम्परेचर क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन से मेथड के द्वारा हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल के द्वारा हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल के द्वारा हो रहा है? रेडिएशन के द्वारा हो रहा है, इंसुलेशन के द्वारा हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है, या कंडक्शन के। ऐसे मान लो कि आपने कोई भी चीज गर्म रोड की, एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी के लगा दी, तो वो कौन से मेथड से होगा? तो ऐसे ही वार्म सोक है, ठीक है, पट्टी है, उसको आपने लगाया तो कैसा होगा? तो बैंडेज को वो करके, ठीक है, या गोज पीस लेके उसको आपने लगाया, पैड ले लिया, उसको लगाया, तो कौन से मेथड के द्वारा हुआ है दोस्तों? रेडिएशन के द्वारा हुआ है, इंसुलेशन के द्वारा हुआ है, कन्वेक्शन के द्वारा हुआ है, या कंडक्शन के द्वारा हुआ है? तो पहली बात तो इन चारों मेथड में से इंसुलेशन को तो आप पहले ही हटा दो, क्योंकि इंसुलेशन जो होता है ना दोस्तों, वो हीट ट्रांसफर का मेथड ही नहीं होता है। ठीक है, इंसुलेशन के अंदर तो क्या होता है कि जो बॉडी है ना, वो हीट को क्या करती है, रिजर्व करती है। बॉडी हीट को क्या करती है दोस्तों, रिजर्व करती है। वो क्या कहलाता है? इंसुलेशन कहलाता है। इंसुलेशन में हीट ट्रांसफर नहीं होता। तो इसमें 3 ही मेथड बचे, एक रेडिएशन, एक कन्वेक्शन, एक कंडक्शन। एक चौथा मेथड और होता है जिसके द्वारा हीट क्या होती है दोस्तों, ट्रांसफर होती है, दैट इज इवापोरेशन।
वो कौन सी मेथड होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं, इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। इवापोरेशन के द्वारा भी हीट का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो अब हमारे सामने 4 मेथड आए, 4 मेथड या 4 प्रिंसिपल भी बोल सकते हो आप इनको, प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर। तो एक जो मेथड है दैट इज कंडक्शन, कंडक्शन। दूसरा जो मेथड है दोस्तों दैट इज कन्वेक्शन। तीसरा जो मेथड है दैट इज इवापोरेशन, इवापोरेशन। और चौथा जो मेथड है दैट इज रेडिएशन, रेडिएशन। देखो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये मानता हूं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, आपने आज तक रटा ही होगा कि ये इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये होता है, लेकिन आप एक बार इसको समझोगे ना तब कहोगे सच में सर। पहली चीज तो इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पहले कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, फिर इवेपोरेशन, और फिर आपको क्या याद रखना है, रेडिएशन याद रखना है। अब देखो, अब इसको इस प्रकार से लगा लो कि सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होती है दोस्तों कौन सी मेथड के द्वारा होती है, रेडिएशन के द्वारा होती है। बॉडी जो सबसे ज्यादा हीट लॉस करती है वो रेडिएशन के द्वारा करती है, फिर उससे कम इवेपोरेशन, उससे कम कन्वेक्शन, और सबसे कम किसके द्वारा करती है, कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3% हीट का क्या होता है, लॉस होता है, जबकि इवेपोरेशन के द्वारा 22% हीट का लॉस होता है, रेडिएशन के द्वारा 60% हीट का लॉस होता है। तो कितना बच गया, 15% बच गया होगा। 22 और 3 25, 60 85, ठीक है। तो 15% जो हीट लॉस होता है दोस्तों वो किसके द्वारा होता है, कन्वेक्शन। देखो आपको चारों चीजें 100% हीट लॉस होगा, तो 3%, 15%, 22% और 60% हीट लॉस होता है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि सबसे ज्यादा कौन सा होता है, रेडिएशन हो गया। देखो 60% हीट लॉस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हीट लॉस हो रहा है वो किससे हो रहा है, रेडिएशन से, उससे कम इवेपोरेशन से हो रहा है, उससे कम कन्वेक्शन से, और सबसे कम जो हीट लॉस होता है दैट अकर बाय द कंडक्शन, दैट अकर बाय द कंडक्शन मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि जो कैसे होता है इनमें, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो एग्जाम में जो ये अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। बट अगर ये पूछता है कि किस मेथड में कैसे हीट लॉस होता है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो क्या हो गया, फैक्चुअल चीज हो गया, आपको रटना ही पड़ेगा। रटने के अलावा इसमें कुछ नहीं है। आप रट लोगे तो ठीक, आपको याद रहेगा, नहीं रटोगे तो आप नहीं बता सकते। अब 4 मेथड आपके सामने आते हैं। पहला आता है कंडक्शन, फिर आता है कन्वेक्शन, फिर आता है आपका इवेपोरेशन, और फिर क्या आता है दोस्तों आपका रेडिएशन। तो मैं एक एक करके समझाता हूं, फिर इस पे आपको समझाऊंगा। सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर आता है दोस्तों डी मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कोई भी बच्चा है, मान लो, ठीक है, कोई भी बच्चा है, आप उसका वेट कर रहे हो। वेट करते समय ये जो सरफेस है दोस्तों, ये क्या है, ये कोल्ड है। ये क्या है, कोल्ड है, या वेइंग मशीन है ये क्या है, वेइंग मशीन। जो वेइंग जो मशीन होती है दोस्तों, जिससे आप वेट देख रहे हो, वो कोल्ड है। कोल्ड है तो हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। वार्म से हीट कोल्ड की तरफ जाएगा तो हीट का क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर होगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ये क्या हो रहा है दोस्तों, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे के दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कंडक्शन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करती है दोस्तों, टच करती है। जो बॉडी है वो भी टच करेगी किसी न किसी सरफेस से, तो उससे क्या होगा दोस्तों, हीट का लॉस होता है। जैसे आपने ब्लैंकेट लिया और ब्लैंकेट गीला है, वेट ब्लैंकेट है, ठीक है, वेट ब्लैंकेट है, वो आपने बच्चे के लगा दिया, तो उससे भी बच्चे की हीट का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। यही जो मेथड है दोस्तों, ये वर्क करता है फीवर के दौरान, जब हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग देते हैं। क्या देते हैं, कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग देते हैं तो टेम्परेचर जो कम है दोस्तों, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कोल्ड स्पंजिंग के द्वारा डायरेक्टली हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसे स्पंज करते हैं, कपड़ा मान लो, कपड़ा का आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब अप्लाई करने के कारण क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर क्या होगा, हीट का क्या होगा, लॉस होगा दोस्तों। तो हो क्यों रहा है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। डायरेक्टली टच कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर हीट लॉस हो रहा है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि भाई इस मेथड से आप कैसे रोकोगे, तो सीधी सी बात है भाई, जो बच्चा है मान लो छोटा है, तो उसको आप ठंडी जगह से डायरेक्टली टच नहीं करवाओगे। डायरेक्टली जो वेइंग मशीन है उस पर जो कोल्ड सरफेस, उससे पहले कोई कपड़ा वपड़ा लगाओगे थोड़ा बहुत हल्का सा, ठीक है, या फिर बच्चे को ब्लैंकेट में रखोगे, ब्लैंकेट का वेट अलग से करोगे, तो उस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, बचा सकते हो, ठीक है। वहां पर मैंने वेट ब्लैंकेट बताया था जिसके द्वारा हीट का लॉस होगा, नहीं कि मैं आपको वार्म बता रहा हूँ। तो गीला है तो कोल्ड है तो लॉस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडक्शन के अंदर हीट का जो लॉस होता है दोस्तों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। इस इमेज में आप देख सकते हो, ये बच्चा है, इस पे लेटा हुआ है और यहाँ पर लेटे हुए पर इस पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के कारण जो हीट है दोस्तों, उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंडक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो मेथड आता है दोस्तों, दैट इज कन्वेक्शन। दूसरा जो मेथड आता है दोस्तों, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कन्वेक्शन में आपको एक वर्ड याद रखना है बस, एयर। क्या याद रखना है दोस्तों, एयर।
अगर मान लो दोस्तों कि आपने विंडो को क्या कर दिया, ओपन छोड़ दिया, विंडो को आपने क्या छोड़ दिया दोस्तों, ओपन छोड़ दिया, या आपने सर्दी के अंदर भी क्या चला दिया दोस्तों, फैन चला दिया, तो उसके द्वारा क्या होगी दोस्तों, एयर आएगी। क्या आएगी, एयर आएगी। और जो एयर है, अब एक बात बताओ कि यहां पर जो बच्चा है ना वो लेटा हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि यहां पर ये खिड़की है, इससे हवा आ रही है, या फिर या मान लो कि यहां पर एक फैन लगा हुआ है, इस फैन से क्या हो रहा है दोस्तों, हवा आ रही है। क्या ये फैन और ये विंडो बच्चा उस पर डायरेक्टली कहीं पे टच कर रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, डायरेक्टली तो कहीं पे टच ही नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हवा है वो इधर आ रही है, आकर बच्चे की बॉडी को क्या कर रही है दोस्तों, टच कर रही है। कौन टच कर रही है, एयर टच कर रही है। कौन टच कर रही है दोस्तों, एयर टच कर रही है। तो एयर क्या हो रही है दोस्तों, टच हो रही है। जो सोर्स है वहां से कोई भी टच नहीं हो रहा, डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो एयर के कारण अगर हीट का लॉस हो रहा है दोस्तों, एयर के कारण अगर हीट का लॉस हो रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कन्वेक्शन के नाम से जानेंगे। इसे हम किस नाम से जानेंगे, कन्वेक्शन के नाम से जानेंगे। जैसे विंडो ओपन हो गई, फैन हो गया, हवा चल रही है, ठीक है, तो ये सब मेथड क्या किसके कहलाते हैं दोस्तों, कन्वेक्शन के कहलाते हैं। तो अब आपको मैं इमेज दिखाता हूं। इमेज के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये विंडो यहां पर क्या है, ओपन है। अगर आपको दिख रहा हो तो ये विंडो ओपन है और ये एयर है दोस्तों, ये चल रही है और ये चलकर बच्चे के ऊपर से जा रही है। तो उसके कारण बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चे के ऊपर से जाएगी इस प्रकार से, बच्चे के शरीर को, बॉडी को क्या करेगी, टच करेगी। एयर क्या है, कोल्ड है, बच्चे का शरीर क्या है, गर्म है, ठीक है। तो लॉस कहां होगा, गर्म से ठंडी की तरफ होगा। तो हीट का क्या होगा दोस्तों, उसके कारण लॉस होगा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कन्वेक्शन के कारण हीट का क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। तो दूसरा जो मेथड हो गया वो कन्वेक्शन। बताओ आपको कोई ऐसी सी चीज है जो कोई महाभारत है या फिर कोई रॉकेट साइंस है कि भाई इसको तो बना समझाना ही बहुत ही टफ काम है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। अगर आप रटोगे नहीं तो ये चीजें बिल्कुल क्या हो जाती है दोस्तों, समझ में आ जाती है। तीसरा जो मेथड है ना वो तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अब दोनों मेथड इतनी ज्यादा टफ नहीं है। तीसरा जो मेथड दोस्तों दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, आपने मान लो किसी भी चीज को, बॉडी से कोई भी, हमारे शरीर से कोई भी चीज बाहर निकल रही है दोस्तों, ठीक है, जिसका हमें पता भी नहीं चल रहा, इनसेंसिबल लॉस हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, इवेपोरेशन इस तरह से समझो कि कोई पानी को गर्म किया, उसमें से हवा निकली, वो बाहर निकली। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में से एनर्जी क्या होती है दोस्तों, बाहर निकलती है। तो क्या होगा, इनसेंसिबल लॉस होगा। इनसेंसिबल लॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमें पता नहीं चलेगा। इनसेंसिबल लॉस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमें इसका पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी से क्या हो रहा है, कोई चीज लॉस हो रही है। क्या आपके शरीर से वाटर का लॉस होता है, आपने फ्लूइड लॉस में भी पढ़ा होगा कि वाटर का लॉस होता है, किसके किसके द्वारा होता है, स्किन और लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, स्किन एंड लंग्स के द्वारा। तो स्किन और जो लंग्स है ना दोस्तों, वो वाटर का जब लॉस करती हैं तो उसके कारण से बॉडी टेम्परेचर का भी क्या होता है दोस्तों, बॉडी जो टेम्परेचर है, हीट का भी क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। तो हीट का जो लॉस हो रहा है ना दोस्तों, हीट का जो लॉस हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो किसके द्वारा हो, इनसेंसिबल लॉस हो, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है चीज और उसके द्वारा हीट का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है। जो कि किसके कारण, फ्लूइड के लॉस के कारण। किसके कारण हो रहा है, फ्लूइड के लॉस के कारण हो रहा है। एक्चुअली मान सकते हो सिंपल वर्ड में कि वाटर का वेपर बना, वेपर बना, वेपर हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो बाहर निकल रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस लॉस को हम इनसेंसिबल लॉस बोलेंगे। तो इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसलिए रोकना बहुत टफ है। इवेपोरेशन को कैसे रोकोगे, जो चीज को आपको पता ही नहीं लग रहा है दोस्तों, तो उसको रोकना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाला जो हीट लॉस है उसको रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद में लास्ट जो मेथड है दोस्तों, वो क्या आता है आपका, रेडिएशन आता है। रेडिएशन को समझना है ना, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है ना दोस्तों, वो हीट को क्या करती हैं, लॉस करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं दोस्तों, हीट को क्या करती है, लॉस, वो हीट को लॉस करती है। कैसे करती है, देखो समझाता हूं। पहले मैं वैसे समझाता हूं आपको, फिर मैं आपको इमेज पे लेके आऊंगा, या दूसरे जो मेथड है वो समझाऊं। जनरल लाइफ के अंदर समझो। आपके सामने दोस्तों, आप ये है आपका, ये हमारा सूरज है, ठीक है, और यहां पर हम हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों कि ये सूरज हमारे से कोई डायरेक्टली क्या नहीं है, टच में भी नहीं है, और कोई एयर भी नहीं है। आपको सर कन्वेक्शन तो नहीं है भाई, एयर आई और हमारे वो नहीं, एयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या हो रहा है दोस्तों, फिर भी हमें गर्मी लग रही है। फिर भी हमें मान लो गर्मियों के अंदर क्या लगती है दोस्तों, गर्मी लगती है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सामने होता है, ठीक है, ऊपर होता है। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमें गर्मी फिर भी फील हो रही है। क्यों, क्योंकि यहां से क्या होती है दोस्तों कि कोई भी चीज चाहे दूर हो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो मान लो ज्यादा है या कम है, उसके अनुसार आप समझ सकते हो। तो वो चीज क्या करती है दोस्तों, दूर होकर भी वो वेव्स छोड़ती है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगते हैं। उसके कारण से हमारा जो बॉडी है दोस्तों, उसके अंदर हीट जनरेशन या हीट लॉस क्या होता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चे के अंदर कैसे इसको समझाओगे आप, बच्चे के अंदर दोस्तों, जैसे कि मान लो कि दीवार है, पूरा कमरा है दोस्तों, वो कोल्ड है, ये दीवारें भी क्या है दोस्तों, कोल्ड है, ठीक है, और बच्चा जिस कमरे के अंदर लेटा हुआ है, तो कोल्ड दीवारें होंगी, तो दोस्तों उसके कारण भी हीट का क्या होगा, कोल्ड
रूम है, कोल्ड रूम है दोस्तों, कोल्ड दीवारें हैं, कोल्ड वॉल है, तो उसके कारण भी दोस्तों क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है, हीट का क्या करती है दोस्तों, लॉस करती है। और इसी मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, रेडिएशन के नाम से जानते हैं। मतलब बच्चा टच में भी नहीं है, न एयर चल रही है, भाई आप ऐसे थोड़ी कहोगे दीवारों से एयर निकल रही है, एयर भी नहीं निकल रही, बच्चा टच में भी नहीं है, लेकिन कमरा ठंडा होने के कारण, कमरे की दीवारें ठंडी होने के कारण बच्चे का हीट का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। बच्चे की हीट का क्या होगा, लॉस होगा। तो इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये चौथा मेथड हो गया आपका रेडिएशन। अब इस फोटो में समझो, इस फोटो में क्या क्या समझा रखा है इसने। पहला जो मेथड है दोस्तों वो कंडक्शन है। कंडक्शन के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, डायरेक्ट टच हो रहा है, डायरेक्टली क्या हो रहा है दोस्तों, कांटेक्ट हो रहा है, तो ये मेथड क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। दूसरा मेथड क्या हो रहा है दोस्तों, कन्वेक्शन, तो एयर क्या कर रही है दोस्तों, हीट का लॉस कर रही है, क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन कहलाएगा। तीसरा मेथड बॉडी से बाहर निकल रही है एनर्जी, देखो हीट बॉडी से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन कहलाएगा। रेडिएशन का मतलब पास से, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हीट जा रही है किस तरफ, दीवार की तरफ, जो कोल्ड वॉल है ना उसकी तरफ हीट क्या हो रही है दोस्तों, जा रही है। उसका रीजन क्या हो रहा है, हीट का लॉस होने के कारण, क्योंकि चारों तरफ जो सरफेस है वो क्या है दोस्तों, कोल्ड है, तो गर्म चीज ठंडी की तरफ जाएगी, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, दीवारें ठंडी हैं, तो उसके कारण हीट का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम रेडिएशन के नाम से जानेंगे। इस मेथड को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, रेडिएशन के नाम से जानेंगे। तो ये चारों मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन और दोस्तों रेडिएशन। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कई बार कि इनक्यूबेटर जो होता है, इनक्यूबेटर के अंदर भाई बच्चे को गर्म रखने के लिए रखा जा रहा है मान लो, तो इनक्यूबेटर के अंदर हीट का जनरेशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, हीट का क्या बोल रहा हूं, जनरेशन बोल रहा हूं, लॉस नहीं बोल रहा। हीट, क्योंकि हीट जनरेट करनी होती है, हमें बॉडी को गर्म करना होता है, न कि लॉस करना होता है। हीट जनरेशन का या हीट के ट्रांसफर का कौन सा मेथड होता है, तो इसका राइट जो आंसर आएगा दोस्तों दैट इज कन्वेक्शन। क्या आएगा, कन्वेक्शन आएगा। और क्वेश्चन पूछे रेडिएंट वार्मर के अंदर कौन सा मेथड यूज होता है, हीट के जनरेशन का या हीट के ट्रांसफर का, तो रेडिएंट वार्मर जो होता है ना दोस्तों, उसके अंदर जो मेथड होता है वो दैट इज रेडिएशन। इसमें तो नाम ही रेडिएंट है, तो रेडिएंट से रेडिएशन याद रख सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रखने ना किसके अंदर क्या होता है दोस्तों। ये एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि न्यूबॉर्न के अंदर हीट का जो लॉस होता है, न्यूबॉर्न के अंदर जो हीट का लॉस होता है, सबसे ज्यादा हीट के लॉस की जो साइट होती है वो कौन सी होती है, तो इसका हेड आएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हेड से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हेड से हीट का क्या होता है दोस्तों, बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न की बात कर रहा हूं मैं, हीट का क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी है। फिर भी अगर कुछ बच गई इनमें से, तो आगे जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे या पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, न्यूबॉर्न केयर पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको और अच्छे से डिटेल में सबको समझा दूंगा। चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, अब आप लोग बता सकते हो, मुझे कमेंट करो, बताओ मुझे किसका आंसर क्या आएगा। तो भाई एक पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट के मान लो कि, चलो इस पेशेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हमने ये इसका हाथ है और यहां पर हमने कैनुला लगाया था, ये साइड इनफिल्ट्रेट हो गई, अब हमने यहां पर पट्टी लगाई है, तो इसके कारण से हीट का क्या होगा दोस्तों, ट्रांसफर होगा। हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, गर्म से ठंडी की तरफ जाएगी, पट्टी गर्म, बॉडी उसकी तुलना में ठंडी, तो वहां से हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कौन से मेथड के द्वारा ट्रांसफर होगा दोस्तों, यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो किस मेथड के द्वारा होगा बताओ। तो सिंपल सी बात है भाई, ये इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, टच कर रही है, तो क्या कहोगे आप इसको कि डायरेक्ट क्या कर रही है दोस्तों, कांटेक्ट कर रही है। और डायरेक्ट कांटेक्ट अगर कर रही है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कंडक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंडक्शन। तो कंडक्शन के कारण हीट का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। कंडक्शन के कारण हीट का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। रेडिएशन के कारण नहीं होगा, रेडिएशन मैंने आपको मेथड बताया है, ठंडी दीवारें हैं, इसके कारण से टेम्परेचर लॉस। इंसुलेशन मैंने कहा कि मेथड है ही नहीं, हमारी बॉडी जो हीट को रिजर्व रखती है हमारे शरीर के अंदर, वो जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है, इंसुलेशन कहलाता है। इसके बाद कन्वेक्शन एयर के द्वारा होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या आएगा, कंडक्शन आएगा। राइट जो आंसर होगा वो क्या आएगा दोस्तों, कंडक्शन आएगा। कंडक्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लिख लो, लिखो आईवी कैनुलेशन के कारण, आईवी इनफिल्ट्रेशन लिख लो, चलो सीधा इनफिल्ट्रेशन के कारण आईवी अब ये आप सोच रहे हो कि कुछ बच्चे सर इनफिल्ट्रेशन नहीं बताया। देखो एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा। कहां पे, फंडामेंटल में। जब वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम सब चीजें पढ़ेंगे, एयर एम्बोलिज्म, इनफिल्ट्रेशन, वहां पर हम चीजें पढ़ेंगे। क्योंकि अब इनफिल्ट्रेशन बताने लगता है फिर मेरे को सारी चीजें, सारे कॉम्प्लिकेशंस बताने पड़ते हैं आपको आईवी लाइन के, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता। तो आईवी इनफिल्ट्रेशन के कारण, आईवी इनफिल्ट्रेशन के ट्रीटमेंट में नर्स के द्वारा यूज किया गया
वार्म शॉक कंडक्शन के द्वारा लोकल हीट का ट्रांसफर करता है, लोकल हीट का ट्रांसफर करता है। ठीक है, चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग। ठीक है, बस पॉज कर लिया करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड सीवियर पेरिफेरल एडिमा। एक पेशेंट है, यहाँ पर हमें इस चीज पढ़नी है नहीं कि भाई हार्ट फेलियर और सीवियर पेरिफेरल एडिमा पढ़ेंगे हम, क्यों? इंटीग्रेटेड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, उस सिस्टम के अंदर दे रखा है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। एक नर्स है दोस्तों, केयर कर रही है एक पेशेंट की जो कि एडमिटेड हुआ है। ठीक है, किस चीज के लिए? मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड सीवियर पेरिफेरल एडिमा। हार्ट फेल होगा तो सिंपल सी बात है, पंप नहीं करेगा तो किडनी तक नहीं पहुंचेगा तो फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा तो फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो क्या होगा? एडिमा होगा। फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो क्या होगा? एडिमा होगा। वो भी कैसे टाइप का होगा? अगर हार्ट फेलियर है तो सीवियर होगा। ठीक है, For which clinical indicator associated with unresolved severe peripheral edema should the nurse assess the client? मतलब इनमें से क्या चीज हो सकता है क्लाइंट को सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण, कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण देखने को मिल सकता है? भाई एडिमा के कारण प्रोटीनेमिया क्यों होगा? प्रोटीनेमिया मतलब क्या? प्रोटीन इन ब्लड, प्रोटीन की अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ गई है तो प्रोटीनेमिया कहलाएगा। तो एडिमा के कारण प्रोटीन क्यों बढ़ेगी? भाई एडिमा कोई प्रोटीन का कोई ऐसा कोई रीजन थोड़ी कि उसके कारण प्रोटीन ब्लड के अंदर बढ़ाएगा। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर वैसे ही प्रोटीन है दोस्तों, तो प्रोटीन क्या करती है? ऑनकोटिक प्रेशर बनाती है तो खींचती और है, तो उससे तो एडिमा होगी और नहीं, तो उसके कारण तो नहीं होगा। ठीक है, उसके कारण नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद में क्या है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्चर्स हम लोग कहते हैं टाइटनिंग हो जाती है, टाइटनिंग ऑफ स्किन हो जाए, टाइटनिंग ऑफ टेंडन्स हो जाए, लिगामेंट्स हो जाए, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रैक्चर्स के नाम से जानते हैं। तो इसके कारण भी एडिमा के कारण कॉन्ट्रैक्चर्स जो है दोस्तों वो दिखाई नहीं देता है। टिश्यू इस्चेमिया हो सकती है, कैसे हो सकती है बात करते हैं दोस्तों। कहीं पर भी एडिमा होगी तो फ्लूइड का वहां पर रिटेंशन होगा, या हम कहें एडिमा इज द फ्लूइड, जो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, दो सेल के बीच में जो स्पेस है दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एडिमा के नाम से जानते हैं। अब एडिमा जो होगी ना दोस्तों, तो वो क्या कॉज करेगी? छोटी छोटी जो आर्टरीज होती है ना दोस्तों, छोटी छोटी कैपिलरीज लिख लो आर्टरी की जगह, छोटी छोटी जो कैपिलरीज जो होती है ना दोस्तों, उन कैपिलरीज को क्या करती है? ये कंप्रेस करती है। अब कैपिलरीज दोस्तों एडिमा के कारण कंप्रेस होगी तो जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ये रेस्ट्रिक्ट करेगी किसको? ब्लड सप्लाई को, तो रेस्ट्रिक्ट द ब्लड सप्लाई। अब दोस्तों अगर ब्लड सप्लाई क्या हुई? रेस्ट्रिक्ट हुई, ब्लड सप्लाई अगर रुक गई दोस्तों, तो उसके कारण क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मान लो टिश्यूज के ऊपर क्या हो गया दोस्तों? वहां पर हाइपोक्सिया हुआ। टिश्यूज को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, कम ऑक्सीजन मिल रही है, एनोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया दोस्तों, तो टिश्यू के अंदर क्या होगा? इस्चेमिया होगा, टिश्यू इस्चेमिया होगा, और उसके कारण टिश्यूज की क्या हो सकती है दोस्तों? डेथ भी हो सकती है, नेक्रोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? नेक्रोसिस भी हो सकता है। तो एडिमा के कारण क्या हो सकता है दोस्तों? कैपिलरीज कंप्रेस होगी, ब्लड सप्लाई ओक्यूल्ड होगी, हाइपोक्सिया होगा, या फिर उसके कारण क्या होगा? टिश्यू इस्चेमिया होगा, और उसके कारण पेशेंट की डेथ नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ पर, टिश्यूज की डेथ या नेक्रोसिस होगी। ठीक है, टिश्यूज की डेथ या नेक्रोसिस होगी, पेशेंट डेथ नहीं लिख रखेंगे आप, उसके पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? थ्रोम्बस का जो फॉर्मेशन है दोस्तों, उससे इसका लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि उसके कारण क्या होगा? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एडिमा के कारण कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट कैन बी सीन ड्यू टू सीवियर पेरिफेरल एडिमा इज टिश्यू इस्चेमिया। लिख लो, बस सिंपल सा लिखेंगे हम, सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण, बस सीधा सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण, सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण ब्लड सप्लाई के रुकने के कारण, ब्लड सप्लाई के ओक्यूल्ड या रुकने के कारण, ओक्यूल्ड होने के कारण टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है, टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है, टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है, टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है उसके कारण। ठीक है, बस सिंपल सा लिखो, ज्यादा नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज आ गई आपके सामने,
और बहुत सारी नॉलेज ये क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, आपको होगी सर सच में कितनी चीजें पढ़ ली आज हमने इसके बारे में। पहले दे रखा दोस्तों, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ सोरियासिस। ठीक है, स्क्रीन में अगर क्वेश्चन आता है तो सोरियासिस में से क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में ज्यादा होते हैं। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। भाई सोरियासिस का पेशेंट है और उसके अंदर कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे। अब बच्चों आपने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी हुई होती है, मुझे सबको पता है ये। ठीक है, आपको सब ने एक लाइन पढ़ी होती है, सिल्वर व्हाइट पैचेज बस। अब इसमें तो भाई तो सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला आ गया और इसमें तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा वो, तो यहाँ तो फंस गए आप लोग कि सर ये क्या हो गया। तो इसके अंदर दे रखा है एक स्केली लीजन्स दे रखे हैं, प्यूराइटिक लीजन्स दे रखे हैं, रेडेंट पैप्यूल्स दे रखे हैं, मल्टीपल पैटेची दे रखे हैं, इरिथ्रोमेटल्स मैक्यूल्स दे रखे हैं। अब ये तो फंस गया क्वेश्चन, तो बात करते हैं, इसको खोलते हैं। ठीक है, एक एक चीज खोलेंगे, सब चीजें बताऊंगा आपको, पैप्यूल्स, पैटेची, मैक्यूल्स, सब चीजें बात करेंगे, स्केली लीजन सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, छोड़ो आप, आ जाओ सोरियासिस के अंदर। सबसे पहली बात कि जो सोरियासिस जो होता है ना दोस्तों, वो क्यों हो रहा है कि सोरियासिस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। पहली बात क्या है दोस्तों कि सोरियासिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है। ठीक है, सोरियासिस क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच दैट इज प्रेजेंट इन एक्जर्बेशन एंड रेमिशन फॉर्म with increase proliferation and abnormal differentiation of keratinocytes। तो उस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सोरियासिस के नाम से जानते हैं। ऐसे डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, सोरियासिस के नाम से जानते हैं। सोरियासिस क्या है दोस्तों, एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऑटो इम्यून मतलब एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही खिलाफ काम करती है, उसे हम किस नाम जानते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, एक्जर्बेशन और रेमिशन का मतलब क्या हुआ कि इस डिजीज के अंदर सिम्टम्स क्या होंगे दोस्तों, आते रहेंगे और कई बार ऐसा टाइम आएगा कि सिम्टम्स चले जाएंगे। पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है, थोड़े दिन सही रहेगा, फिर वापस आ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएगा। तो जब सिम्टम्स आते हैं उस पीरियड को हम एक्जर्बेशन कहते हैं और जब नहीं आते वो रेमिशन कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो क्रिएटिन बनाने वाली जो सेल्स होती है ना, एक तो उनके अंदर क्या होने लग जाता है, प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। और साथ में क्या होती है दोस्तों, जो सेल्स जो होती है ना उनका क्या नहीं हो पाता, मतलब सेल्स अलग अलग सेल्स होती हैं, तो वो जो सेल्स जो होती है ना दोस्तों वो मिक्स हो जाती हैं, उनका क्या नहीं हो पाता है, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं, सोरियासिस के नाम से जानते हैं। इस डिसऑर्डर को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सोरियासिस के नाम से जानते हैं। इस डिसऑर्डर को हम सोरियासिस के नाम से जानते हैं। तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि प्रेजेंट होता है कौन सी फॉर्म के अंदर, एक्जर्बेशन से रेमिशन फॉर्म में, जिसके अंदर सिंपल सी बात इतना याद रखो, केराटिनोसाइट्स के अंदर ज्यादा प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन नहीं रहता। केराटिनोसाइट्स के अंदर प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाता है और डिफरेंशिएशन नहीं रहता। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम सोरियासिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सोरियासिस के नाम से हम इसे जानते हैं। अब इसको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो डिसऑर्डर होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उससे रिलेटेड क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक नॉन इन्फेक्टिव, अब मैं आपको देखो एक लाइन लिखाऊंगा जिसमें आप कहोगे सर ये तो आपकी लाइन ही आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा। नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन होता है इसमें, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, दैट कैन लीड टू, दैट कैन कोज इन्फेक्शन, दैट कैन कोज इन्फेक्शन टू अफेक्टेड एरिया। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है ये, ठीक है, कैसा है, नॉन इन्फेक्टिव है। अब देखो नॉन इन्फेक्टिव और इधर लिखा रहा हूं मैं कि दैट कैन कोज इन्फेक्शन टू द अफेक्टेड एरिया। देखो
पहली बात नॉन इन्फेक्टिव है। नॉन इन्फेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है डायरेक्टली, कि भाई जैसे आप मेरे से आप में हो गई, तो उस प्रकार से क्या है, नॉन इन्फेक्टिव है। दूसरा इन्फ्लेमेटरी है, ये समझाने की जरूरत नहीं होती कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसमें, लेकिन दूसरे पर्सन में तो नहीं फैलती, लेकिन मेरे अगर जो लीजन्स होंगे ना दोस्तों, वो जो लीजन्स हैं वो प्राइमरी लीजन है, उनके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, मेरे को क्या हो सकता है, आगे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो नॉन इन्फेक्टिव में दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पेशेंट को खुद के जहां पर जिस एरिया के ऊपर लीजन्स हो रहे हैं उस एरिया के ऊपर क्या हो सकता है दोस्तों, वो एरिया क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। वो एरिया क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, उसे हम सोरियासिस के नाम से जानते हैं। चलो अब बात करते हैं, आपको मैं इमेज में सब दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसकी ईटियोलॉजी है, ईटियोलॉजी में मैंने पहले बताया ऑटो इम्यून है, तो सबसे मेन तो यही याद रखना, अगर कुछ भी याद नहीं हो तो एक लाइन तो याद जरूर रख लेना कि ये डिसऑर्डर क्या है दोस्तों, ऑटो इम्यून है, ये तो जरूर याद रख लेना। अगर बाकी के याद हो जाएं तो ठीक है, नहीं हो तो चल जाएगा काम। अदर्स के अंदर जैसे दोस्तों आपसे पूछ सकता है भाई स्ट्रेस के कारण भी होता है, ये इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए उसके कारण भी हो सकता है, इंजरी के कारण भी हो सकता है, हार्मोनल जो चेंजेज हैं उनके कारण भी हो सकता है, हार्मोनल जो चेंजेज हैं उनके कारण भी हो सकता है, या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण भी हो सकता है, वेदर जो है मौसम है उसके चेंज के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके अदर्स क्या हो गए दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो गए। तो मेन क्या है, ऑटो इम्यून है, इसको जरूर याद रखना। लेकिन इसके अलावा ये स्ट्रेस, इन्फेक्शन, इंजरी, हार्मोनल चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन सबके, ओबेसिटी, उनके कारण भी हो सकता है। ओबेसिटी भी आएगा इसका रिस्क फैक्टर, तो इनके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, सोरियासिस प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर स्क्रीन में जो आते हैं दोस्तों, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से ही रिलेटेड आते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको याद रखना है दोस्तों कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्यूराइटिस प्रेजेंट होता है। प्यूराइटिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईचिंग, क्या होता है, ईचिंग। तो ईचिंग प्रेजेंट होती है इसके अंदर, क्या प्रेजेंट होती है दोस्तों, ईचिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, ईचिंग प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम इसके लीजन की बात करते हैं, ये इसका लीजन है दोस्तों। लीजन में आप क्या लिखोगे, देखो पहली चीज, ये कैसे कलर दिख रहा है आपको, सिल्वर व्हाइट। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो बस सिंपल इतना देता है वो कि सिल्वर व्हाइट पैचेज, सिल्वर व्हाइट पैचेज, पैचेज, या ऐसे लिखो स्केली पैचेज, अभी समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिल्वर व्हाइट स्केली पैचेज दिखाई देते हैं विद रेडेंड एरिया, विद रेडेंड एरिया एंड रेडेंड एरिया एंड, अब इसको क्या बोलेंगे हम, पेप्यूल्स एंड, ठीक है, एरिया, ऐसे लिखो, इसको थोड़ी एक लैंग्वेज बनाता हूं मैं एक बार, रेडेंट एरिया, एरिया दैट इज प्रेजेंट इन, दैट इज present in papules फॉर्म, ये लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा इसको। देखो किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ये पेप्यूल्स फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। देखो पहली बात, ये पैचेस जो कलर जो होता है ना दोस्तों, ये कैसा है, सिल्वर व्हाइट है, दिख रहा होगा आपको, कलर कैसा दिखाई दे रहा है, सिल्वर व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो सिल्वर व्हाइट हो गया। स्केली का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जैसे मछली होती है ना, उसके अंदर पाए नहीं जाते ऐसे ऐसे स्केल्स, तो ऐसे इसके अंदर ये एरिया जो है दोस्तों, ये कुछ एरिया में बटा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे 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 प्रेजेंट है, फिर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, बटा हुआ एरिया रहता है। ठीक है, पैचेज हो गई, ये सारे क्या है दोस्तों, पैचेज है। ये एरिया जो आपको कलर जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इस एरिया का वो कौन सा कलर है दोस्तों, रेडेंड एरिया है। ये एरिया का जो कलर दिखाई दे रहा है वो कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको रेडेंड एरिया दिखाई दे रहा है। कि मतलब ये क्या हो रहा है दोस्तों, रेड हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, रेडेड हो रहे हैं। इसके बाद में प्रेजेंट इन पेप्यूल्स या प्लेक फॉर्म, प्लेक में लिख लो, अभी समझाऊंगा दोनों को, इन प्लेक फॉर्म। ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये प्लेक है, ये पूरा क्या बना हुआ है, प्लेक बना हुआ है। या फिर क्या बने हुए हैं, छोटे छोटे क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्या तो पेप्यूल्स बनेंगे, या फिर क्या बनेंगे, प्लेक बनेंगे। अब मुझे पता है कि 1% भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन इसको समझाऊंगा मैं कैसे, देखते हैं। इसको समझने के लिए आपको दोस्तों स्किन के कुछ लीजन समझना जरूरी है, जिसमें मैं आपको समझाता हूँ। स्किन के कुछ लीजन होते हैं, जैसे कि मैक्यूल्स, अब आपको मैं ये रीजन पढ़ाऊंगा, ये लीजन सारे पढ़ लेना। मैक्यूल्स हैं दोस्तों, इसके बाद पेप्यूल हैं,
पैप्यूल। इसके बाद है वेसिकल, वेसिकल। एक है दोस्तों प्लेक, प्लेक, और एक है बुली, बुली। ठीक है, ये 5 चीजें आप पढ़ लो, बहुत हैं आपके काम के लिए। मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, प्लेक और बुली। अगर आपको इनको समझ गए ना तो वो समझ जाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको लिखने में मैं सोच रहा था कि कैसे लिखूं, क्योंकि आपको समझाना मुझे मेरे लिए जरूरी है, उस तरीके से मैं उसको लिखना चाह रहा था। अब देखो, सबसे पहला है मैक्यूल। मैक्यूल की जो साइज होती है ना, लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। पैप्यूल की साइज भी लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। वेसिकल की साइज भी लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। प्लेक मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और बुली जो होता है वो भी मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। पहला डिफरेंस। मैक्यूल जो होता है ना दोस्तों, वो फ्लैट एरिया होता है। ये सारे जो एरिया है दोस्तों, ये एलिवेटेड होते हैं। ये भी एलिवेटेड होता है, ये भी एलिवेटेड होता है, ये भी क्या होता है, एलिवेटेड होता है, और ये भी क्या होता है, एलिवेटेड होता है। अब सर फिर इनमें क्या डिफरेंस हुआ? ये तो सारे देखो, फिर आप ये बताओ सर इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? ये भी 1 सेंटीमीटर से कम है, ये भी एलिवेटेड है, ये भी 1 सेंटीमीटर से एलिवेटेड। ये अलग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है और एलिवेटेड है। लेकिन इन दोनों में भी क्या डिफरेंस हुआ? फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन में सर इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ? तो इसको समझो। आप देखो, वेसिकल्स जो होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, वेसिकल्स जो होते हैं, इन वेसिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ रहता है दोस्तों? फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फ्लूइड फिल्ड होते हैं ये। अब आपको कोई पूछे कि भाई पैप्यूल में वेसिकल में क्या अंतर हुआ, तो दोनों होते तो 1 सेंटीमीटर है, ये भी एलिवेटेड होता है, लेकिन एलिवेटेड के साथ इसमें फ्लूइड भरा रहेगा, इसके अंदर फ्लूइड नहीं भरा रहेगा। अब आप कहोगे सर इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस हुआ, प्लेक में और बुली में? तो जो प्लेक जो होता है ना दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड नहीं होता, लेकिन जो बुली होता है ना, इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों? फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। अब आप कहोगे सर कि वेसिकल में और बुली में क्या अंतर हुआ, तो कहोगे भाई दोनों, ये 1 सेंटीमीटर से कम है, ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ये अंतर हो गया। ठीक है, तो लेकिन प्लेक जो होता है इसमें फ्लूइड नहीं रहता, ठीक है, पैप्यूल्स में फ्लूइड नहीं होता। मैक्यूल्स जो होता है वो तो फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब स्किन में है ना, बिल्कुल जैसे स्किन है ना, उसी एरिया में पाया जाएगा, बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं रहता है। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इमेज दिखाऊंगा। इसकी इमेज देखते हैं पहले। ये है दोस्तों मैक्यूल। देखो ऐसे ब्लैक ब्लैक से डॉट पड़ रहे हैं, कलर हो रहे हैं जैसे जैसे ब्लैक ब्लैक स्किन के साथ में, लेकिन बाहर कुछ नहीं निकला हुआ। ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये सारे, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? आपके मैक्यूल है। ये क्या है? मैक्यूल है। ऐसे ऐसे डॉट हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये क्या है दोस्तों? सबसे पहली चीज आपने क्या देखा? छोटे छोटे हैं, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है। क्या इनसे कोई बाहर की तरफ निकले हुए? नहीं, तो फ्लैट है। कोई फ्लूइड है इनके अंदर? नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों? आपके मैक्यूल है। दीज आर द मैक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, हम डिजीज में मैं वापस आऊंगा, पहले इनको समझाऊंगा, फिर आपको मैं डिजीज पे लेके आऊंगा। लेकिन ये मत समझना इनको समझाते टाइम कि मैक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये मत समझ लेना अभी कि सर मैक्यूल प्रेजेंट होते हैं कि सोरियासिस में, नहीं, वो मैं आपको वहीं समझाऊंगा अभी। इसके बाद में आ जाओ दोस्तों पैप्यूल। मैक्यूल के बाद आता है पैप्यूल। पैप्यूल भी क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। ये जूम कर रखा है तब आपको ज्यादा थोड़े से बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं इस प्रकार से। और क्या होते हैं दोस्तों? इसके साथ में एलिवेटेड होते हैं। क्या होते हैं? एलिवेटेड, लेकिन फ्लूइड नहीं होता। लेकिन इनके अंदर क्या नहीं होता? फ्लूइड नहीं होता। तो ये क्या है दोस्तों? आपके पैप्यूल है। दीज आर द पैप्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ये देखो, छोटे छोटे हैं, लेकिन सब के अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों? जैसे पानी सा भरा हुआ हो ना, ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वेसिकल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वेसिकल। लेस देन 1 सेंटीमीटर है, एलिवेटेड है, हाँ जी एलिवेटेड भी है, फ्लूइड है, हाँ जी फ्लूइड भी है। ठीक है, इधर क्या था? लेस देन 1 सेंटीमीटर है, हाँ जी है, एलिवेटेड है, हाँ जी है, फ्लूइड है, नहीं है। ठीक है, आ जाओ, ये देखो अब आप, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, दैट इज प्लेक। ये क्या है? प्लेक है। ये क्या है दोस्तों? प्लेक है। ये प्लेक में क्या होगा? मोर देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, तो थोड़ा एलिवेटेड भी है, और फ्लूइड है इसमें? नहीं, फ्लूइड नहीं है इसके अंदर, फ्लूइड फिल्ड नहीं है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे? प्लेक। सोरियासिस के अंदर प्लेक ही प्रेजेंट होता है दोस्तों। क्या तो क्या होगा? पैप्यूल रहेगा या फिर प्लेक रहेगा। अगर छोटे छोटे बने हुए हैं तो पैप्यूल्स होंगे, और अगर एरिया ज्यादा बड़ा हो गया दोस्तों तो क्या बन जाएगा? वो प्लेक बन जाएगा। तो सोरियासिस के अंदर कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होगी? क्या तो पैप्यूल्स रहेंगे या फिर क्या रहेंगे दोस्तों? प्लेक रहेंगे। 1 सेंटीमीटर से छोटे डॉट बने हुए हैं तो पैप्यूल्स होंगे, बड़े बने हुए हैं क्या कहलाएगा दोस्तों? वो प्लेक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्लेक कहलाएंगे आपके। ठीक है, इसके बाद में है बुली। देखो कितना बड़ा, जैसे जलने के बाद वो पानी से भर जाता है ना, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, मोर देन 1 सेंटीमीटर है, हाँ जी, मोर देन 11 का नहीं दिया, मोर देन 1 सेंटीमीटर है, हाँ जी है, एलिवेटेड है, हाँ स्किन से बाहर निकला हुआ है, एलिवेटेड है, फ्लूइड है, हाँ जी फ्लूइड भी है।
तो इसे हम किस नाम जानेंगे दोस्तों? बुल्ली के नाम से जानेंगे। ये क्या है दोस्तों? बुल्ली है। ये भी एक डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, तब उसमें हम बात करेंगे कि कौन से डिसऑर्डर के अंदर बुल्ली प्रेजेंट होते हैं। पैम्फिगस वल्गैरिस की हम बात करेंगे, वहां पर ये आएगा। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है, अब आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये जो डिजीज जो होती है ना, इसके अंदर क्या तो छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होंगे दोस्तों? पैप्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, या फिर ज्यादा बड़े एरिया को घेरेगा तो ये प्लेक बनेगा। अब देखो, अब आ जाओ यहां पे, देखो साइज थोड़ी बड़ी है, ये क्या है? ये प्लेक है। ये क्या बन गए दोस्तों? प्लेक बन गए। तो क्या तो पैप्यूल्स रहेंगे या प्लेक रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताया? एरिया क्या है दोस्तों? रेड है। देखो आपको कि सर आप अभी तो बता रहे हो कि सिल्वर व्हाइट है, देखो लीजन है ना जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं वो सब कैसे लग रहे हैं? सिल्वर व्हाइट के लग रहे हैं, लेकिन चारों तरफ जो एरिया जो हो रखा है ना, ये पूरा एरिया रेड एंड हो रखा है। ये क्या हो रखा है दोस्तों? रेड एंड एरिया हो रखा है। और रेड एंड एरिया के ऊपर पैचेज प्रेजेंट है जो कि कैसे हैं? सिल्वर व्हाइट स्केली पैचेज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कौन से पैचेज प्रेजेंट होते हैं, तो सिल्वर व्हाइट पैचेज आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन और डिटेल में आएगा तो इससे ज्यादा डिटेल नहीं बनती कुछ भी। कि सिल्वर व्हाइट होते हैं, स्केली पैचेज होते हैं विद रेड एंड एरिया होता है, दैट इज प्रेजेंट इन कौन सी फॉर्म में? पैप्यूल्स एंड प्लेक फॉर्म। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पैप्यूल्स और प्लेक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई डिस्चार्ज तो हो नहीं रहा, कोई फ्लूइड तो बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये पैप्यूल्स और प्लेक है। अगर होता तो क्या कहलाएंगे दोस्तों? वेसिकल कहलाएंगे या फिर बुल्ली कहलाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा तो बुल्ली है, 1 सेंटीमीटर से कम है तो वेसिकल है। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पैप्यूल प्रेजेंट हो सकता है या प्लेक, ये सब नहीं होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन मेरा समझाना जरूरी था आपको, क्योंकि इंटीग्यूमेंट्री चल रहा है तो पता तो होना चाहिए ना कि इंटीग्यूमेंट्री चल रहा है। हाँ कि भाई इंटीग्यूमेंट्री में ये चीज आती है। तो हमने 2 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए। एक जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा दोस्तों हमने क्या बात की? प्यूराइटिस की बात की। दूसरा मैंने आपको सिंपल बता दिया जो स्किन का लीजन है वो कैसे कैसे लीजन होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। तीसरा जो दोस्तों हो सकता है इसके अंदर, जो नेल जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से थिक हो जाते हैं। थिक एंड मतलब थिक क्या हो जाते हैं? थिक एंड येलो नेल प्रेजेंट होते हैं, बस इतना लिख लो, थिक एंड येलो नेल। बस जो नेल्स जो होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी क्या आ सकते हैं? चेंजेस आ सकते हैं, उन्हें हम थिक एंड येलो नेल्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक फिनोमिना और प्रेजेंट होती है दोस्तों, इसे हम कोबनर के नाम से जानते हैं। कोबनर फिनोमिना का मतलब क्या होता है? वी नोन। कोबनर फिनोमिना का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो सोरियासिस के जो लीजन होंगे वो उस जगह पे होंगे जहां पर क्या होता है दोस्तों? क्या तो कोई इंजरी हुई हो, या फिर कोई क्या हो रखा हो दोस्तों? स्क्रैच हो रखा हो, या फिर सनबर्न एरिया हो, सूर्य के जलने के कारण सनबर्न एरिया हो। उस एरिया के ऊपर अगर सोरियासिस के लीजन बन गए, क्या बन गए दोस्तों? सोरियासिस के जो लीजन जिनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कैसे होते हैं वो, वही जो सिल्वर व्हाइट पैचेज हमने पढ़े हैं, तो उसे फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कोबनर फिनोमिना के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? कोबनर फिनोमिना के नाम से जानते हैं। कोबनर फिनोमिना क्या है कि जिस जगह पे इंजरी हुई, स्क्रैच को मतलब खुजली की है, इचिंग की है, इचिंग करने के कारण दोस्तों हो रहा है तो वो स्क्रैच हो गया, या फिर सनबर्न एरिया के अंदर हो रहा है दोस्तों, और उस जगह पर ही सोरियासिस के लीजन क्या हो जाते हैं दोस्तों? डेवलप हो जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कोबनर फिनोमिना के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? कोबनर फिनोमिना के नाम से हम इसे जानते हैं। ये कोबनर फिनोमिना कहलाती है। ठीक है, एक चीज और है, एक होती है दोस्तों सोरियासिस अर्थराइटिस। कई बार सोरियासिस के पेशेंट के अंदर, सोरियासिस के जो पेशेंट होते हैं उन सोरियासिस के पेशेंट के अंदर दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, जाके देख सकते हो आप पीछे, है ना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हमने बात कर रखी है, अर्थराइटिस। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सोरियासिस अर्थराइटिस के नाम से हम इसे जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? सोरियासिस अर्थराइटिस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, उसे हम सोरियासिस अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। बस अब इसका मैनेजमेंट पढ़ लो, कुछ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके अंदर एक तो क्या देते हैं दोस्तों? हम स्टीरॉइड्स देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? स्टीरॉइड देते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स वो यूज करेंगे, तो इसके रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? जो स्टीरॉइड्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो इसके ड्रग्स में हम क्या देते हैं? स्टीरॉइड्स देते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई जो जैसे लीजन जो बन रहे हैं ना,
क्या बन गए दोस्तों, लीजन्स बन गए हैं, तो उनको क्लीन रखना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मान लो मैंने आपको बताया था कि इन्फेक्शन कोबनर फिनोमिना है, वो अगर हो गई है दोस्तों, कोबनर अगर फिनोमिना हो गई है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, क्लीन करोगे, क्लीन करोगे। एरिया को क्या रखना जरूरी है, क्लीन, क्योंकि जहां पर स्क्रैच कर रहे हो वहां पे उसको अगर आपने क्लीन नहीं किया तो सोरियासिस लीजन होने के वहां पर क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो इसलिए कोबनर फिनोमिना के कारण लीजन्स बनने के चांसेस होंगे, तो वहां पर एरिया को क्या रखना जरूरी है, क्लीन एरिया रखना जरूरी है। इसके अलावा जो क्लोथिंग है वो भी लूज पहनी जाती है इसमें, लूज क्लोथिंग, ताकि ब्लड सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़े, तो लूज जो क्लोथिंग है दोस्तों वो पहने। बस थोड़ा बहुत लिख लो, इसको जरूर ध्यान रखना कि स्टेरॉइड यूज करते हैं, और कुछ याद होना हो ये जरूर याद रख लेना बस कि स्टेरॉइड्स। चलो अब आते हैं वापस हम क्वेश्चन के ऊपर। देखो दोस्तों, सबसे पहला कि किस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई सोरियासिस के पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को आपको मिलेंगे। तो सोरियासिस के पेशेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, स्केली लीजन्स देखने को मिलेंगे, हाँ देखने को मिलेंगे भाई, स्केली होती है, मैंने आपको बताया था। दूसरा प्यूराइटिक लीजन्स, प्यूराइटिस होती है नहीं होती, हाँ जहां पर लीजन बनेंगे वहां पर रीचिंग होगी, तो प्यूराइटिक लीजन भी होते हैं। रेड एंड पेप्यूल्स, हाँ रेड एंड पेप्यूल्स भी होते हैं, मैंने आपको बताया था कि क्या तो पेप्यूल्स बनेंगे या क्या बनेंगे, प्लैक बनेंगे। अगर छोटे हैं 1 सेंटीमीटर से कम है तो पेप्यूल्स हैं, अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो ठीक है। मल्टीपल पैटेची, पैटेची नहीं बनते दोस्तों, पैटेची इसके अंदर नहीं बनते। 3 चीजें होती हैं, एक होती है पैटेची, एक होता है परप्यूरा, और एक होता है एकाइमोसिस, एकाइमोसिस। पैटेची क्या होते हैं दोस्तों, इनकी साइज जो होती है ना वो बहुत ही कम होती है, 1 to 2 mm क्या होती है दोस्तों साइज होती है। सब डर्मल ब्लीडिंग है ये तीनों, रेड एरिया हो जाता है वहां पे, सब डर्मल ब्लीडिंग, मतलब छोटी छोटी वेसल्स है दोस्तों, उनके अंदर क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो उसके अंदर 3 चीजें होती है, क्या तो पैटेची होती है, या फिर परप्यूरा होता है, या फिर क्या होता है दोस्तों एकाइमोसिस होता है। देखो पैटेची होगा तो उसकी साइज क्या रहेगी, 1 to 2 mm रहेगी। इसकी जो साइज होती है दोस्तों वो 3 से लेकर 10 mm तक हो सकती है, और इसकी जो साइज होती है दोस्तों वो मोर देन 10 mm होगी। ठीक है, मोर देन 10 mm या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। ठीक है, मोर देन 1 सेंटीमीटर होती है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एकाइमोसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि पैटेची परप्यूरा एकाइमोसिस क्या होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। मैक्यूल्स मैंने आपको बता दिया, अगर जो मैक्यूल्स है वो रेड हो जाते हैं तो उसे हम किस नाम जानते हैं, इरिथ्रोमेटस मैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अगर जो मैक्यूल्स जो बने हुए हैं जो कि फ्लैट एरिया है, ठीक है, एलिवेटेड नहीं है, कोई उनके अंदर 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं और कोई फ्लूइड उनके अंदर नहीं है, तो मैक्यूल्स हैं। अगर वो रेड कलर के होते हैं तो इरिथ्रोमेटस मैक्यूल्स कहलाते हैं, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मेन क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, स्केली लीजन, प्लूराइटिक लीजन, रेड एंड एरिया। तो लिख लो सोरियासिस में निम्न लीजन प्रेजेंट होते हैं, निम्न लीजन से प्रेजेंट होते हैं, निम्न लीजन से प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या, स्केली लीजन्स, प्लूराइटिक लीजन, रेड एंड पेप्यूल्स, और एक लिख लेना फोर्थ करके स्केली या सिल्वर व्हाइट स्केली पैचेज लिख लो, सिल्वर व्हाइट पैचेज लिख लो। चलो सिल्वर व्हाइट पैचेज, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी सोरियासिस से रिलेटेड ही है कि एक क्लाइंट विद सोरियासिस आस्क द नर्स व्हाट कैन हेल्प दिस कंडीशन व्हिच शुड द नर्स इंक्लूड इन ए टीचिंग प्लान फॉर दिस क्लाइंट। कि भाई ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, और कुछ याद नहीं हो तो एक चीज जरूर याद रख लेना दोस्तों, क्या चीज, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। पहला है अवॉइड एक्सपोजर टू द सन, तो ऐसा कोई डायरेक्टली नहीं होता है कि भाई इसके द्वारा कोई ट्रीटमेंट हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए तो दोस्तों आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेरॉइड, मतलब जहां पर जो लीजन्स बने हुए हैं उसी जगह पर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ये स्टेरॉइड्स लगाते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेरॉइड। ये इसका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट बाथ। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो बाथ है दोस्तों ये यहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं, ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो जहां पर ज्यादातर फ्लूइड भरा हुआ रहता है ना, जैसे वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल मॉल होते हैं, उस जगह पर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके यूज करते हैं, यहाँ पर हम ये यूज नहीं करते। डेब्रिडमेंट ऑफ नेक्रोटिक प्लेक्स, नेक्रोटिक प्लेक्स हो सकते हैं, प्लेक बनते हैं,
लेकिन नेक्रोटिक टाइप के नहीं होते हैं वो, जो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, जिनकी सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, नेक्रोटिक है। तो वो ऐसे तो प्लेक नहीं बनते हैं। प्लेक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी, सिल्वर व्हाइट होते हैं, ठीक है, सिल्वर व्हाइट कलर के पैचेज होते हैं, एरिया चारों तरफ से क्या हो जाता है, रेड एंड एरिया हो जाता है, ठीक है, स्केली होते हैं ये, ठीक है, कुछ कुछ एरिया को छोड़कर इस प्रकार से बनते रहते हैं, तो स्केली होते हैं ये एरिया। इसके अलावा क्या होते हैं दोस्तों, क्या तो पैप्यूल्स रहेंगे या फिर ये प्लेक्स होते हैं। तो ऐसे रीजन एक दूसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको मैंने क्या बताया, याद करो मेरे साथ साथ, एक प्यूराइटिस बताया था, एक जो नेल जो होते हैं ना वो येलो थिक एंड हो जाते हैं और कई बार उनको पिटिंग होते हैं, मतलब से दबा भी सकते हैं उनको, तो दब जाते हैं तो बाहर निकलने में टाइम लगता है, तो उसे हम इतना नहीं, येलो नेल है, इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ट्रीटमेंट में मैंने स्टेरॉइड बताया था। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किस में चीज में प्रॉब्लम होती है, क्रिएटिन सिंथेसिस में प्रॉब्लम होती है। क्यों, केराटिनोसाइट होती है उनके अंदर ज्यादा प्रोलिफरेशन हो जाएगा, या फिर जो केराटिनोसाइट उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। कैसी डिजीज है, नॉन इन्फेक्टिव है। कैसी है, इन्फ्लेमेटरी है, नॉन इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, बट पर्सन को खुद को क्या कर सकती है, इन्फेक्टिव मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या कर सकती है, कोज कर सकती है। और क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है इसके कारण, सॉरी स्ट्रेस के कारण ये हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इंजरी के कारण हो सकता है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, क्लाइमेट चेंजेस के कारण हो सकता है। तो ये सब भी क्या होते हैं दोस्तों, इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसके ट्रीटमेंट में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम स्टेरॉइड देते हैं। इसके अलावा लूज क्लोथिंग पहननी चाहिए, कॉटन अगर आप लगा भी रहे हो तो वो बिल्कुल लूज होनी चाहिए। जो कॉटन ड्रेसिंग अगर आप कर भी रहे हो तो वो कॉटन ड्रेसिंग भी अगर आप करो तो दोस्तों कैसे करो, लूज कॉटन ड्रेसिंग इसके अंदर की जाती है। स्क्रैच करने से रोका जाता है, स्क्रैच करने से और भी ज्यादा इंजरी होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो ये सब इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेरॉइड होगा। तो लिख लो, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में, सोरियासिस के ट्रीटमेंट में टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड का यूज किया, ठीक है, बस सिंपल सा लिखा दिया मैंने आपको, सब कुछ मैंने आपको समझा भी दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद स्कैबीज, ठीक है, एक डिजीज आई आपके सामने, कौन सी है दोस्तों, स्कैबीज डिजीज है। विच इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कैबीज शुड द नर्स कंसीडर व्हेन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट। भाई आपको क्या मानना चाहिए स्कैबीज के बारे में जब आप एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हो, कि भाई स्कैबीज जो डिजीज है हाईली कॉन्टेजियस है, ये फंगस के द्वारा होती है, ठीक है, क्रोनिक विद एग्जर्बेशन होगा जब क्रोनिक हो जाएगी ज्यादा, और एसोसिएटेड विद अदर एलर्जीज के, और किसी एलर्जी के साथ क्या होती है, ये जुड़ी हुई रहती है। चलो बात करते हैं हम स्कैबीज की। स्कैबीज दोस्तों एक पैरासाइट के कारण होती है। स्कैबीज इज कॉज्ड बाय ए, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये जो डिजीज होती है दोस्तों हाईली कॉन्टाजियस होती है। हाईली कॉन्टाजियस का मतलब क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर बहुत जल्दी फैलने वाली जो बीमारी होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉन्टाजियस के नाम से जानते हैं। स्कैबीज इज ए हाईली कॉन्टाजियस डिसऑर्डर। स्कैबीज क्या होता है, एक हाईली कॉन्टाजियस डिसऑर्डर होता है। स्कैबीज जो होता है दोस्तों वो एक पैरासाइट के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है दोस्तों, पैरासाइट के कारण होता है, और उस पैरासाइट का जो नाम है वो है सार्कोप्टीज स्कैबियाई। ठीक है, एक पैरासाइट होता है दोस्तों सार्कोप्टीज स्कैबियाई, और ये सार्कोप्टीज स्कैबियाई पाया किसके अंदर जाता है, ईच माइट के अंदर पाया जाता है, क्योंकि किसी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ईच माइट जो होता है दोस्तों उसके अंदर ये पैरासाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसका जो नाम है दैट इज सार्कोप्टीज स्कैबियाई। क्या नाम है, सार्कोप्टीज स्कैबियाई नाम है। तो पहली बात, क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला क्वेश्चन कैसा डिसऑर्डर है, हाईली कॉन्टाजियस डिसऑर्डर है। दूसरा क्वेश्चन किसके कारण होता है, सार्कोप्टीज स्कैबियाई के कारण। तीसरा, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, एक पैरासाइट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ईच माइट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या होगा दोस्तों, ये कैसे फैलता है, ये ईच माइट क्या काम करता है कि ये पर्सन के अंदर, जैसे ये मान लो कि पर्सन है, उसके जो एपिडर्मिस जो लेयर है, एपिडर्मिस लेयर की स्ट्रेटम जो कोर्नियम है, उस स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर क्या करता है दोस्तों, अपने एग दे देता है। क्या दे देता है, अपने एग दे देता है। ये वहां पर क्या कर देता है, अपने एग को डिपोजिट हो जाता है। उस एग के डिपोजिट होने के कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या होती है,
एक्सेसिव ईचिंग होती है। क्या होती है? एक्सेसिव ईचिंग होती है। और ये ईचिंग के कारण जो पेशेंट है वो क्या करेगा? उसको स्क्रैच करेगा, तो इसके कारण क्या होगा? स्क्रैचिंग करेगा। पेशेंट स्क्रैचिंग करेगा तो उसके कारण फिर जो इन्फेक्शन है दोस्तों वो और ज्यादा क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है? दूसरा इन्फेक्शन क्या हो जाता है दोस्तों? प्रेजेंट हो जाता है। क्योंकि स्किन नहीं है तो इन्फेक्शन होगा ही। स्किन तो हमें इन्फेक्शन से बचाती है ना। तो सिंपल सी बात है, कौन सी लेयर में करता है? स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर करता है। एपिडर्मिस जो है ना दोस्तों, उसके अंदर 5 लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 5 लेयर प्रेजेंट होती है। पहली जो लेयर है दैट इज, सबके अंदर स्ट्रेटम लगा दो। पहली जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटम कोर्नियम, तो ऊपर वाली जो लेयर है उसी से होता है। इसके बाद दूसरी जो लेयर आती है दैट इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इसके बाद में तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों दैट इज कम, लेट्स गेट ग्रेन्युलोसम। ग्रेन्युलोसम तीसरी जो लेयर होती है दोस्तों ल्यूसिडम। इसके बाद चौथी जो लेयर होती है दैट इज स्पाइनोसम। स्पाइनोसम। और पांचवी जो लेयर होती है दैट इज स्ट्रेटम बेसल लेयर। ये 5 लेयर क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट होती है। ल्यूसिडम जो लेयर है, क्वेश्चन में से इसी डिजीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि हमारी जो पाम जो होती है ना दोस्तों, ठीक है, हमारी जो पाम है या जो फुट का जो नीचे वाला जो सोल एरिया है उसके अंदर क्या होती है दोस्तों? ये मेनली प्रेजेंट होती है। पाम और सोल के अंदर क्या होती है दोस्तों? ये प्रेजेंट होती है। और थिकेस्ट जो लेयर होती है दैट इज स्पाइनोसम। थिकेस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्पाइनोसम होती है। ठीक है, वैसे एकदम क्वेश्चन आपको बता दिया। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। स्किन हमारी बॉडी का कौन सा होता है? सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? ऑर्गन होता है। तो ये वाली जो लेयर है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या दे देते हैं? वो एग दे देता है। ठीक है, तो ये पैरासाइट यहाँ पे क्या हो जाते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं। पैरासाइट यहाँ पे डिपोजिट होकर इचिंग करवाते हैं। इचिंग के कारण क्या होता है दोस्तों? पर्सन को क्या होता है? इन्फेक्शन होने लग जाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? इसे इसके बीज के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसके बीज के नाम से जानते हैं। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, ये है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर पहली बात हमें पढ़ी है अभी हमने, इचिंग। या प्यूराइटिस भी लिखा हुआ सकता है, ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं है। इचिंग, और इचिंग का भी ध्यान रखना दोस्तों कि एक्चुअली में ये डिम लाइट के अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्सेसिव ड्यूरिंग नाइट टाइम, जो इचिंग जो होगी ना दोस्तों वो भी नाइट टाइम के अंदर क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। ठीक है, इचिंग जो होती है वो भी कब होती है? नाइट टाइम के दौरान ज्यादा होती है। इनके जो लीजन्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी देखो, कैसे लीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके बीच के अंदर पाए जाने वाले जो लीजन्स जो होते हैं दोस्तों, इन लीजन्स के अंदर ग्रेइश ब्राउन कलर होता है, लगभग ग्रेइश ब्राउन कलर, 3D होते हैं ये, धागे के जैसे होते हैं ये, एंड ब्लैक डॉट एट एंड। ब्लैक डॉट एट एंड, ऐसे लीजन क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेइश ब्राउन का कलर, 3D का मतलब क्या होता है? देखो ये ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला भी कैसे है दोस्तों? ऐसे है। और यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं दोस्तों? यहाँ पर देखो ब्लैक डॉट बने हुए हैं। कुछ कुछ रीजन्स में आपको मिलेंगे भी नहीं, लेकिन प्रेजेंट भी मिलते हैं। ठीक है, तो ब्लैक डॉट प्रेजेंट होगा, कलर ग्रेस ब्राउन होगा और 3D होंगे, धागे के जैसे होंगे। इस प्रकार से रीजन्स क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होगी, तो इसको भी थोड़ा सा आप क्या रख लेना? याद रख लेना। बस 2 याद रख लेना बहुत है। ज्यादातर ये जो लीजन्स दोस्तों फोल्ड एरिया पे होते हैं आपके। ठीक है, ये ज्यादातर जो लीजन्स है वो फोल्ड एरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपकी जो आर्म पिट है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आर्म पिट पे प्रेजेंट होंगे। फिर और नीचे आओगे, यहाँ पर फोल्ड कर रहे हो, या एंटी क्यूबाइटल जो फोसा है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एंटी क्यूबाइटल जो एरिया है वहां पे। नीचे की तरफ आओगे तो ग्रोइन रीजन भी प्रेजेंट होंगे, और आओगे तो पोप्लीटियल जो रीजन है दोस्तों वहां पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं दोस्तों रिस्ट एंड हैंड पे, रिस्ट एंड हैंड पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिट एंड एंकल पे, फिट एंड एंकल के ऊपर क्या होते हैं? ये मेनली प्रेजेंट होते हैं। इन जगह के ऊपर इसके क्या पाए जाते हैं दोस्तों? लीजन पाए जाते हैं। लीजन की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी, कैसी प्रॉपर्टी होती है। ग्रेस ब्राउन कलर होते हैं, 3D होते हैं, और इनके एंड के ऊपर क्या पाया जा सकता है? ब्लैक जो डॉट है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है, बस छोटा सा एक चीज याद रखना है, इसके अंदर परमेथीन 5% यूज करते हैं। बस ये लाइन याद रख लेना और कुछ याद रख लेना। परमेथीन
5%, बस ये याद रखना है आपको कि इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, परमेथिन 5% यूज करते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाओ तो भूल जाओगे, ठीक है, बड़े बड़े सिस्टम में वो रह जाएंगे धरे हुए और इनके चक्कर में आप वो चीजें भूल जाओगे। तो मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके काम आएगा। तो परमेथिन 5% हम इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई इसके बीच एक कैसा डिसऑर्डर है, हाईली कॉन्टेजियस है। हाँ जी, इसके बीच कैसा होता है दोस्तों, हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर होता है। कोज्ड बाय ये फंगस, बिल्कुल गलत है, फंगस के द्वारा नहीं होता है, ये पैरासाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, पैरासाइट के द्वारा होता है, ठीक है। एक्जर्बेशन और ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता और किसी एलर्जी के साथ भी ये जुड़ा हुआ नहीं होता है। सिम्टम्स जब आते हैं उसको एक्जर्बेशन होते हैं, जब नहीं आते हैं उनको रेमिशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। सोरियासिस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, एक्जर्बेशन और रेमिशंस का टाइम पीरियड वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है। तो हाईली कॉन्टेजियस है और पैरासाइट के द्वारा होता है और इन दोनों का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो लिख लो इसके बीच एक हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर होता है, हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर होता है। इसके बीच एक हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर होता है, इसके बीच एक हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर। बस सिंपल सी लाइन है, कुछ ज्यादा डिटेल में है भी नहीं इतना कि आप लोग घबरा जाओ, समझ में नहीं आए, ठीक है। ये वही इमेज है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये थ्रेड से बन रहे हैं, इसमें वही है शायद इमेज, दूसरी इमेज। इसी बात आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, दैट इज रिलेटेड टू पेम्पिगस वल्गैरिस। किससे रिलेटेड है ये, एक ऐसे डिसऑर्डर से रिलेटेड है जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं फैटल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फैटल, मतलब कि किसी भी क्लाइंट की डेथ भी कॉज करवा सकता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पेम्पिगस वल्गैरिस के नाम से जानते हैं। तो ये एक पेम्पिगस वल्गैरिस क्या है दोस्तों, डिसऑर्डर होता है, एक बहुत ही फैटल डिसऑर्डर। तो पेम्पिगस वल्गैरिस क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया एक बहुत ही फैटल डिसऑर्डर होता है। चलो बात करते हैं, इधर लिख लेते हैं, नाम ऐसे ऐसे आते हैं इनके। पेम्पिगस वल्गैरिस एक फैटल डिसऑर्डर है, मतलब कि पेशेंट की डेथ भी कॉज कर सकता है। ऐसे डिसऑर्डर क्या कहलाते हैं दोस्तों, फैटल कहलाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो और कुछ चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। कैसा डिसऑर्डर होता है दोस्तों, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, एक फैटल डिसऑर्डर होता है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है ना दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जब पेशेंट की कंडीशन देखोगे आप तो आपको लगेगा कि सच में ये क्या है दोस्तों, एक फैटल डिसऑर्डर है। चलो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक साइन आता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि निकोल्स्काई साइन इज प्रेजेंट इन। तो निकोल्स्काई जो साइन होता है ना दोस्तों, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पेम्पिगस वल्गैरिस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। निकोल्स्काई साइन में क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट जो है दोस्तों, वो स्क्रैचिंग करता है ना, क्या करता है, स्क्रैचिंग या फिर रबिंग भी लिखा हुआ सकता है, रबिंग करता है स्किन को, तो जो एपिडर्मिस जो होती है ना दोस्तों, उसका क्या होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। एपिडर्मिस क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, बाहर की तरफ निकलने लग जाएगी। ऐसे आप ऐसे करोगे ना किसी भी पेशेंट, उस पेशेंट के अंदर, तो ये बाहर की तरफ क्या होती है, स्किन क्या होती है, डिटैच होने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, निकोल्स्काई साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, निकोल्स्काई जो साइन है दोस्तों, उसके नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें इसके जो लीजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर हम इसके लीजन्स की बात करें दोस्तों, तो इसके जो लीजन्स हैं, इसके जो लीजन्स होते हैं दोस्तों, उसके वो होते हैं कैसे, वेसिकल या बुली, वेसिकल या बुली लीजन होते हैं दोस्तों, वेसिकल और बुली लीजन होते हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये जो लीजन जो होते हैं ना दोस्तों, ये मतलब माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसके बाद में किस में जाते हैं, स्किन के अंदर जाते हैं, तो क्यूटेनियस में जाते हैं, क्यूटेनियस में होते हैं, स्किन की तरफ जा रहे हैं, ओरल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्फेजिया भी हो सकता है। इसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग भी हो सकती है। पेशेंट को क्या हो सकती है, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग भी हो सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो लीजन जो है वो वेसिकल या बुली है। इसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों, अब वेसिकल और जो बुली है, देखो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, वेसिकल बुली को शायद दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर से कम है, एलिवेटेड है, और जो फ्लूइड है, फिल्ड है, वेसिकल कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, बुली। अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, एलिवेटेड है, फ्लूइड फिल्ड है, तो उसे हम बुली के नाम से जानते हैं। देखो कितने मोटे मोटे बन रहे हैं। अगर छोटे बन रहे हैं तो वेसिकल कहलाएंगे, और अगर ऐसे 1 सेंटीमीटर से बड़े बड़े बन रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, उन्हें हम बुली के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर वेसिकल या बुली क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, जब ये फूटेंगे, बाहर निकलेंगे, तो इसमें से क्या होगा,
ड्रेनेज बाहर आएगा और वो कैसा होगा, बदबूदार होगा। तो इसके अंदर फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। ऐसा ड्रेनेज होता है फॉल स्मेलिंग जिसमें से बदबू आती है, पानी बाहर निकलता है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, एक फैटल डिसऑर्डर होता है, क्योंकि जल्दी से ट्रीट नहीं हो पाता है। तो ये डिसऑर्डर और एक ऑटो इम्यून है, हमारी बॉडी खुद ही हमारी इम्यूनिटी के खिलाफ क्या कर रही है दोस्तों, काम कर रही है। तो ये सब इसके क्या हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। ओरल कैविटी से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होते हैं दोस्तों, लीजन्स बने हुए हैं ओरल कैविटी के अंदर। तो इसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्फेजिया भी हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, डिस्फेजिया हो सकता है। पेशेंट को क्या हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। अब आप देखो इसका ट्रीटमेंट। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो ट्रीटमेंट के अंदर वही कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड ड्रग्स है वो यूज कर सकते हैं, या जो साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। इन्फेक्शन ज्यादा आगे नहीं फैले तो इसके लिए हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ठीक है, बस इतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बीच के अंदर क्या देते हैं, याद करो, परमेथिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ये तो बहुत सिंपल है, मतलब कि अगर मैं पेम्पिगस वल्गैरिस का सबसे सिंपल क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो वो ये बनेगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन सिंपल सा है कि दोस्तों कि एक नर्स केयर कर रही है एक पेशेंट की जिसको पेम्पिगस वल्गैरिस है, विच एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स डज द नर्स नीड टू एड्रेस इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। भाई किस चीज, क्या चीज होता है पेम्पिगस वल्गैरिस के अंदर, पैरालिसिस होता है नहीं, इनफर्टिलिटी कुछ बताया नहीं, स्किन लीजन्स, हाँ जी स्किन लीजन्स प्रेजेंट होते हैं, इंपेयर्ड डाइजेशन, कोई लेना देना नहीं है डाइजेशन का, डाइजेशन इंपेयर्ड नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब आप डिस्फेजिया को और डाइजेशन को इंक्लूड वो मत कर देना, मिक्स मत कर देना। डाइजेशन का मतलब फूड जा रहा है उसके बाद बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो नहीं जा पा रहा, वो अलग चीज है, वो डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो रही है, वो प्रेजेंट होता है, न कि डाइजेशन प्रेजेंट होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, स्किन लीजन हो जाएगा। ठीक है, स्किन लीजन हो जाएगा। इसी पिछले वाले में मैंने लिखाया था ना इसका, हाँ लिखा रखा है, इसकी बीज एक वो है हाईली क्वांटिटेटिव। चलो लिख लो, लिख लो, पेम्फिगस वल्गैरिस, पेम्फिगस वल्गैरिस एक फैटल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, फैटल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्किन लीजन्स बने हुए होते हैं, जिसमें स्किन लीजन्स बनते हैं, स्किन लीजन्स बनते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस डिजीज का नाम सबने सुना हुआ रहता है, दिस इज रिलेटेड टू SLE। ठीक है, किससे रिलेटेड है, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, ये रिलेटेड है। ए नर्स इज इंटरव्यूइंग ए क्लाइंट हु इज डायग्नोज्ड विद सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। एक पेशेंट है दोस्तों, उसको क्या है, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस है, which common response to this client can the nurse expect the client to exhibit, select हो जाए। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होंगे दोस्तों, प्रेजेंट होंगे। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे पेशेंट के अंदर क्या रहेंगे दोस्तों, प्रेजेंट रहेंगे, वो आपको बताना है। कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट रहते हैं, बटरफ्लाई फेशियल रेस्ट प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्किन प्रेजेंट होती है, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स हो जाता है, या मसल्स मास रीजनरेशन होता है, या इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल आर्टरीज होता है। बहुत अच्छी डिजीज है, बहुत अच्छी डिजीज है, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं। ठीक है, इसकी डिजीज का जो नाम है दोस्तों दैट इज SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसस। तो सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये है ना पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, अफेक्ट द होल बॉडी, मतलब सिस्टम पे अफेक्ट करती है। सिर्फ एक लोकल नहीं है कि यहां पर हुआ तो सिर्फ इसी को अफेक्ट कर रही है, ऐसे नहीं हो। तो अफेक्ट द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सिस्टम्स को क्या करती है दोस्तों, अफेक्ट करती है, सिर्फ लोकल नहीं है ये। ठीक है, ल्यूपस का मतलब यहां पर है ऑटो इम्यूनिटी, इसलिए आपको याद रहेगा इससे क्या होता है दोस्तों, ये ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इरिथ्रोमेटोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बटरफ्लाई रैसेज, रेड रैसेज बन जाते हैं इसके अंदर, तो बटरफ्लाई रेड रैसेज बन जाते हैं, बस इसे याद रख लेगा आप। इस डिजीज से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो अफेक्ट द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी,
ऑटो इम्यूनिटी के कारण होती है, और बटरफ्लाई रैशेज प्रेजेंट होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, तो रेड से इरिथ्रोमेटोसिस नाम आ गया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन कहां से बनते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कैसा डिसऑर्डर होता है ये, तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसा डिसऑर्डर होता है दोस्तों? एसएलई एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि एसएलई के अंदर क्या होता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों एसएलई के अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। कौन सी सेंसिटिविटी देखने को मिलती है दोस्तों? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एसएलई के अंदर देखने को मिलती है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि मेल के अंदर ज्यादा होता है या फीमेल में ज्यादा होता है। आंसर आएगा दोस्तों फीमेल के अंदर ज्यादा होता है। ज्यादातर है ना, सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही फीमेल के अंदर ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि दैट आर मोस्टली रिलेटेड टू एक्स क्रोमोसोम। अब मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक होगा, एक्स वाई है, और जो फीमेल है उसके अंदर डबल एक्स 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 होता है, तो इसलिए ज्यादातर फीमेल को। और कहते हैं कि फीमेल के अंदर है ना 1:9 का वो पाया जाता है, 9 टाइम ज्यादा होता है दोस्तों ये, ठीक है। 9 टाइम क्या होता है? ज्यादा होता है फीमेल के अंदर एज कंपेयर टू मेल। इसलिए हम जो भी इमेज देख रहे हैं उन सारी इमेजेस के अंदर भी दोस्तों आपको फीमेल ही फीमेल दिखा रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी पता नहीं फीमेल ही है ये भी पता नहीं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका, तो एसएलई के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि एसएलई जो है ना दोस्तों कई सारे सिस्टम को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है। एसएलई है दोस्तों कई सारे सिस्टम को क्या करता है दोस्तों? अफेक्ट करता है। तो स्किन पढ़ रहे हैं तो स्किन को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, तो स्किन को क्या करता है दोस्तों? अफेक्ट करता है ये, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये सीरस जो मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करता है। सीरस मेम्ब्रेन को क्या करता है दोस्तों? अफेक्ट करता है। सीरस मेम्ब्रेन को क्या करता है दोस्तों? ये अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, तो प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस कोज कर सकता है। पेरिकार्डियल लेयर है उसको भी अफेक्ट करता है, तो ये सीरस मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये साइनोवियल जो जॉइंट है उनको अफेक्ट करता है। साइनोवियल जो जॉइंट है दोस्तों उनको भी क्या करता है? ये अफेक्ट करता है, ठीक है, उसको भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा दोस्तों ये ब्लड को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है दोस्तों? ब्लड को अफेक्ट करता है। ये ब्लड को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। आपको सर किसको अफेक्ट नहीं कर रहा है ये? इसके अलावा ये किडनी को भी अफेक्ट करता है दोस्तों। जो किडनी है उनको भी क्या करता है दोस्तों? ये अफेक्ट करता है, ठीक है। किडनी को भी अफेक्ट कर दिया इसने। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। नर्वस जो सिस्टम है दोस्तों उसको भी क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। देख लो इन सब चीजों को क्या कर सकता है दोस्तों? एसएलई इफेक्ट कर सकता है। स्किन को अफेक्ट कर रहा है, सीरस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, ब्लड को अफेक्ट कर रहा है, इसके अलावा किडनी को अफेक्ट कर रहा है, और नर्वस सिस्टम है दोस्तों उसको भी क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। चलो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। इसके अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं, बात करते हैं। पहली चीज, ऐसे पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है दोस्तों फोटो सेंसिटिविटी। क्या प्रेजेंट होती है? फोटो सेंसिटिविटी। ऐसे पेशेंट के अंदर फोटो सेंसिटिविटी क्या होती है दोस्तों? प्रेजेंट होती है। फोटो सेंसिटिविटी मतलब लाइट के प्रति एलर्जी हो जाती है उसको, ठीक है। सेंसिटिव होते हैं, रेड हो जाती है स्किन, ये सब। इसके अलावा दोस्तों हेयर का लॉस होना, एलोपेशिया होना, ये भी इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये स्किन से रिलेटेड ही हो गए दोनों। फोटो सेंसिटिविटी भी स्किन से रिलेटेड हो गई, और जो एलोपेशिया दोस्तों वो भी किससे हो गया? इसी से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा इसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों सीरोसाइटिस, मतलब कि सीरस जो मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर क्या देखने को मिला है? इन्फ्लामेशन देखने को मिला है, जिसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों? क्या तो प्लूराइटिस होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन अगर इफेक्ट होगी तो, या फिर क्या होगा दोस्तों? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इफेक्ट होगी तो पेरिकार्डाइटिस होगा। पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन पेरिकार्डाइटिस, और प्लूरल का इसका इन्फ्लामेशन होना तो प्लूराइटिस हो गया, वो भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है? साइनोवाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो जॉइंट है दोस्तों उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो जॉइंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों क्या देखने को मिलता है? इसके बाद में इसके अंदर देखने को मिलता है ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। ब्लड डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि इसके अंदर WBC जो है वो भी डाउन हो जाएंगी। इसके बाद में जो RBC है वो भी डाउन हो जाएंगी। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? जो प्लेटलेट है दोस्तों वो भी डाउन हो जाएंगी। प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? डाउन हो जाएंगी, ठीक है। RBC कम हो गई, हिमोलाइटिक एनीमिया प्रेजेंट हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा WBC कम हो जाती है, और प्लेटलेट है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है? कम देखने को मिलती है। तो ब्लड को भी क्या कर रहा है? ये अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों रीनल,
रीनल डिसऑर्डर भी कोज कर सकता है ये, जैसे कि नेफ्राइटिस कोज करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन कोज करता है ये, तो नेफ्राइटिस भी क्या कर सकता है दोस्तों, ये कोज करता है। इसके अलावा ये दोस्तों किडनी फेलियर भी कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है? किडनी फेलियर भी कोज कर सकता है। तो इसके कारण पेशेंट को हो सकता है कि किसकी, ये किडनी फेलियर या फिर ESRD, एंड स्टेज रीनल डिजीज, जब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है जो दोस्तों 15 से भी अगर कम हो जाए पर मिनट, तो उसे हम ESRD के नाम से जानते हैं। तो इस कंडीशन के कारण हो सकता है कि SLE में कई बार जो पेशेंट है दोस्तों, उसको हीमोडायलिसिस की भी क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। डायलिसिस भी लिख सकते हो आप सीधा, डायलिसिस की क्या पड़ सकती है दोस्तों, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्या होती हैं दोस्तों, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हमारे खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, तो ये एंटी न्यूक्लियर जो एंटीबॉडीज हैं दोस्तों, वो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऑटो इम्यून है, तो हमारा इम्यूनोजेनिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। इम्यूनोजेनिक जो एक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों ये नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो सेरिब्रम का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसे हम सेरिब्राइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो साइकोसिस है वो भी क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है। पेशेंट के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकती है दोस्तों, साइकोसिस प्रेजेंट होती है। अब सभी बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं कि सर वो तो बताओ आप, कम से कम वो तो आपने बताया नहीं। तो मेन जो चीज नहीं बताई दोस्तों, उसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई रेसेज। बटरफ्लाई जो रेसेज हैं, या फिर मोल भी लिखा हुआ सकता है, वो क्या हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बटरफ्लाई रेसेज या मोल प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे लिख लो इसको, मोलर रेसेज, मोलर रेसेज या बटरफ्लाई रेसेज, बटरफ्लाई रेसेज। इसके अलावा लास्ट इसके अंदर आपको ये लिखना है दोस्तों कि इसके अंदर ओरल अल्सर भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ओरल अल्सर भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी याद करा दूंगा, टेंशन मत करो, मुझे पता है कि आप ये सोच रहे हो सर क्या क्या याद करें। तो ये बटरफ्लाई रेसेज, तो आपको समझोगे कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है दोस्तों, जैसे कोई बटरफ्लाई बन रही हो ना, वैसी प्रॉपर्टी होती है। कहाँ से आ गया बटरफ्लाई की जगह, पेम्फिकस वल्गैरिस। ये देखो, तो यहाँ पर इस प्रकार से एरिया हो जाता है दोस्तों, जैसे कोई बटरफ्लाई हो। ठीक है, ये देखो, तो इसका एक चीज ध्यान रखना कि ये नेजुलेबियल जो फोल्ड है ना दोस्तों, इसको स्पेयर करता है, इसको इन्वॉल्व नहीं होता है। ये वाला जो एरिया दोस्तों, ये इसके अंदर क्या नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला जो एरिया दोस्तों, ये इसके अंदर क्या नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये बटरफ्लाई जो रेसेज है दोस्तों, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ SLE। SLE के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे याद करोगे, आप मैंने बोल तो दिया, तो ऐसे याद करोगे दोस्तों, PASS। ठीक है, कैसे याद करोगे, PASS, पास, किसको पास करोगे, BRAIN, पास ब्रेन, और MO, मो से मॉडल याद रख लेना। तो क्या ट्रिक बनी, पास ब्रेन मॉडल, MO, DL को छोटा लिख लेना ताकि ये पता नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, पास ब्रेन मॉडल। चलो देख लेते हैं एक बार। फोटो सेंसिटिविटी हुई, एलोपेसिया हुआ, सीरोसाइटिस मतलब प्लूराइटिस और पेरिकार्डाइटिस होता है, साइनोवाइटिस हो जाता है, तो जॉइंट से इन्फ्लेमेशन वो रिलेटेड हो जाता है। ब्लड के डिसऑर्डर, WBC, RBC, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। रीनल डिसऑर्डर, नेफ्राइटिस और किडनी फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज तक भी जा सकता है पेशेंट। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। इम्यूनोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं वो एक्टिव हो ही जा रहे, तभी तो ऑटोइम्यून है ये, तो नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है ये। इसके अलावा ये मोलर रेसेज या बटरफ्लाई रेसेज प्रेजेंट होते हैं, और ओरल अल्सर भी हो सकता है। तो इसकी ट्रिक बना लेना, पास ब्रेन मॉडल। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें दोस्तों, तो अभी तो हमने देखा ही है। तो इसके अंदर एक तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एंटी स्मिथ एंटीबॉडी भी देखते हैं दोस्तों। ये कई सारी एंटीबॉडीज देखते हैं इसके अंदर, लेकिन एंटी स्मिथ एंटीबॉडी कहते हैं कि मोस्ट स्पेसिफिक होती है, जो इसी से रिलेटेड होती है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और भी डिसऑर्डर के अंदर आ सकती है, लेकिन एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज जो है दोस्तों, वो इससे स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा एंटी DNA एंटीबॉडी, एंटी DNA एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, फिर एंटीबॉडी। एक टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट।
ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं दोस्तों, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। ज़्यादा याद नहीं करने, अगर नहीं याद हो तो 2 याद रख लेना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, बस। ठीक है, इसके बाद में हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम इसका मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, तो मैनेजमेंट के अंदर बस वही, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा। देखो, एक तो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल जो ड्रग है ना, वो यूज करते हैं। मेनली प्रेगनेंसी के अंदर इसको ज़्यादा यूज करते हैं, अगर प्रेगनेंसी के दौरान SLE हो जाए तब इसको ज़्यादा यूज करते हैं। तो हाइड्रोक्सी क्लोरो जो क्वीन है दोस्तों, वो यूज की जाती है। इसके अलावा दर्द रहता है, मान लो जॉइंट पेन होता है पेशेंट के अंदर, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो पेशेंट को हम क्या देते हैं दोस्तों, एनाल्जेसिक्स भी क्या करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ज्यादा इम्यूनोजेनिक है तो इम्यूनो जो सुप्रेसेंट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इम्यूनो सुप्रेसेंट भी दे सकते हैं। या दोस्तों इसके अंदर प्लाज्मा फ्रेसिस की जो टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि एंटीबॉडीज को फिल्टर किया जाता है, कि जो एंटीबॉडीज बनी है हमारे खिलाफ ही, उसको फिल्टर करने की जो टेक्निक है दैट इज प्लाज्मा फ्रेसिस। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब इनमें याद क्या करना है, अगर नहीं याद हो तो स्टीरॉइड को याद रखना, और हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्विन है, कम से कम इन दोनों को तो याद कर ही लेना, ज्यादा याद नहीं हो तो। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट जो है उसको विटामिन C प्लस जो जिंक है, ऐसी चीजें ज़्यादा दी जाती है, ताकि जो क्रेटीन है उसका फॉर्मेशन अच्छे से हो, कोलेजन फाइबर जो है उनका फॉर्मेशन अच्छे हो, प्रोटीन बने, कोई भी वुंड बने तो हीलिंग है वो दोस्तों क्या हो, जल्दी हो, बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग हो, तो वो सब भी इसके अंदर विटामिन C जो जिंक है दोस्तों वो भी देते हैं। पेशेंट को हम वो करते हैं कि भाई जो सोप का जो यूज़ करे वो दोस्तों कौन सा करे, माइल्ड जो सोप है दोस्तों वो क्या करे, वो यूज करें। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को इन्फेक्शन भी होता है, तो इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, फीवर होता है, सारे तो इन्फ्लेमेशन पड़े हैं आपने, तो फीवर है तो हम पेशेंट का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो लेते हैं, टेक टेम्परेचर डेली। तो पेशेंट का टेम्परेचर भी क्या लेना चाहिए दोस्तों, डेली लेना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं SLE के अंदर, सीधी सी बात ये है। पहली बात, बटरफ्लाई रेसेज प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते हैं, हाँ जी बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। फिर स्किन फिक्स्ड टिश्यू की स्किन जो है दोस्तों हार्ड हो जाती है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होती। स्क्लेरोडर्मा एक डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, ये स्किन के अंदर ये वाला प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा, स्पेलिंग सही लिख लेना, स्क्लेरोडर्मा। ठीक है, तो फिर स्किन फिक्स्ड टिश्यूज नहीं प्रेजेंट होता। इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स हाँ प्रेजेंट होता है, साइनोवाइटिस हमने देखा है, सॉरी इन्फ्लामेशन जॉइंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर मसल्स मास डिसजनरेशन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है ना उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में प्रेजेंट होता है, यहाँ नहीं होता प्रेजेंट। मस्कुलर जो डिस्ट्रोफी है उसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद दोस्तों इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, जो स्मॉल जो आर्टरीज है दोस्तों उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रेजेंट नहीं होते। तो मेनली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई रेसेज और इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। तो लिख लो SLE के अंदर, SLE में बटरफ्लाई रेसेज, SLE में बटरफ्लाई रेसेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट रहता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट होता है, जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि ए नर्स इज प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस। ठीक है, पेशेंट को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून है, तो हमारी बॉडी में हमारे खिलाफ काम करती है। ठीक है, इसके अलावा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कारण होता है, 1:9 पाया जाता है। फीमेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये ज्यादा देखने को मिलता है। कई सारी चीज़ों को ये हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है, जिसके अंदर हमारी जो स्किन है दोस्तों वो भी आता है, सिरोसा आती है, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं दोस्तों वो भी इफेक्ट होते हैं, किडनी भी इफेक्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा किडनी के अलावा क्या इफेक्ट होता है, जो सीरस जो मेम्ब्रेन है दोस्तों वो इफेक्ट होती है, ब्लड जो है दोस्तों वो भी क्या होता है इसके अंदर इफेक्ट होता है। तो कई सारे सिस्टम को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, जिसके अंदर कई सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। जिनके अंदर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, पहला है पी मतलब फोटो सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। दूसरा है ए फॉर एलोपीसिया देखने को मिलता है। इसके बाद एस है, तो एस के अंदर आप क्या, सिरोसाइटिस, जिसके अंदर
प्लूराइटिस हो सकता है या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसके बाद साइनोवाइटिस, तो जो साइनोवाइटिस के अंदर क्या होगा, जो साइनोविल जो जॉइंट है दोस्तों उनके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, तो जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिला, तो ट्रिक क्या बन गई, PASS बन गई। इसके बाद में बी भी ब्लड के अंदर तीनों चीजें डिक्रीज हो जाएंगी, WBC, RBC और प्लेटलेट भी डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। आर मतलब रीनल डिसऑर्डर है तो नेफ्राइटिस होता है। इसके अलावा पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, किडनी फेलियर भी हो सकता है या एंड स्टेज जो रीनल डिजीज है वहां तक भी जा सकता है, जो फिर GFR 15 से क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा A फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, इम्यूनोजेनिसिटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर वो सेरिब्राइटिस कोज कर सकता है, या फिर जो साइकोसिस है दोस्तों वो भी क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, साइकोसिस भी क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, बटरफ्लाई जो रेसेज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मोल प्रेजेंट होते हैं या बटरफ्लाई रेसेज प्रेजेंट होते हैं, और लास्ट है जो ओरल जो अल्सर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम जो स्टेरॉइड्स हैं दोस्तों उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इम्यूनो जो सुप्रेसेंट्स हैं उनका हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। प्लाज्माफेरेसिस टेक्निक यूज कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपना नर्सिंग मैनेजमेंट है जो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे दोस्तों ऐसे पेशेंट के लिए जो कि SLA के लिए जरूरी है। पहली बात, जो कोलेजन को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों वो देंगे हम, तो विटामिन सी क्या देते हैं। फीवर इसके अंदर प्रेजेंट होता है इन्फ्लेमेशन के कारण, तो उसके कारण टेम्परेचर है दोस्तों वो डेली लेते हैं हम, ठीक है। इसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों वो थक भी जाता है इसके अंदर, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको लिखवाया नहीं, जो पेशेंट है दोस्तों वो थक जाता है, उसके अंदर फटीग हो जाती है, पूरी बॉडी थक गई, हर चीज़ हर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है लगभग, तो बॉडी थक गई दोस्तों, तो उस पेशेंट को हम एक्टिविटी भी करवाना जरूरी है और रेस्ट भी, तो उसको टाइम को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हैं। रेस्ट और एक्टिविटी के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, बैलेंस होना चाहिए, तो ये तीनों सही है। यूज ए स्ट्रॉन्ग सोप, कभी भी स्ट्रॉन्ग सोप यूज नहीं करते, ध्यान रखना, माइल्ड सोप का यूज करते हैं, क्योंकि स्किन के अंदर क्या कर सकता है दोस्तों, वो इरिटेशन कोज करता है और ज्यादा सिम्टम को क्या कर सकता है दोस्तों, ज्यादा वो कर सकता है। स्किन को हमेशा हम क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद इमोलिएंट यूज करेंगे कि वो ज्यादा ड्राई ना रहे, ठीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग सोप यूज नहीं करके माइल्ड सोप। एक्सपोज द स्किन टू द सन एज ऑफन एज पॉसिबल, सन के ज्यादा करने के कारण मैंने आपको पहला सिम्टम इसका फोटो सेंसिटिविटी पढ़ाया था, तो जितना कम करोगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो जो स्किन है दोस्तों उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फोटो सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्या होगा, तो लिख लो, SLE के पेशेंट में निम्न नर्सिंग मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लिखो, SLE के पेशेंट में निम्न नर्सिंग मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निम्न नर्सिंग मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब इसमें ये लिख लो यार तीनों, 1 2 3, और चौथा इसमें लिख लो कि माइल्ड सोप का यूज करना चाहिए। माइल्ड सोप का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है। लिख लो इसको, पॉज कर लो, जैसे आप लिखना चाहो उस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। चलो आप बाद में लिख लेना, पॉज करके लिख सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा से रिलेटेड बात करते हैं। तो स्क्लेरोडर्मा में क्या करा है, एक क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद स्क्लेरोडर्मा स्टेट वेयर डिड आई गेट दिस फ्रॉम, कि मेरे को स्क्लेरोडर्मा जो है दोस्तों कैसे हुआ। द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स ऑल्दो नो कॉज हैज बीन डिटरमाइन, कि अभी तक ये नहीं माना गया इससे क्या कारण है, लेकिन फिर भी इसको ये माना जाता है कि ये इस प्रकार का डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनी है, ओक्यूलर जो मोटिलिटी है दोस्तों उसके कारण होता है, इंक्रीज्ड एमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के कारण होता है, या सीबेसिस जो ग्लैंड है दोस्तों वो सीबेसिस ग्लैंड का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, उसके कारण होता है। तो 4 इसके क्या दे रखे हैं दोस्तों, रीजन दे रखे हैं। चलो बात कर लेते हैं स्क्लेरोडर्मा की हम थोड़ी बहुत। स्क्लेरोडर्मा भी SLE की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दोस्तों, ये भी क्या है, एक ऑटो इम्यून है। और ऑटो इम्यून में भी कौन से प्रकार का, सिस्टेमिक है। ये कौन सा है, सिस्टेमिक, मतलब बहुत सारे सिस्टम को क्या करता है दोस्तों, ये अफेक्ट करता है। तो जैसे, और स्क्लेरोडर्मा वर्ड कैसे बना, स्क्लेरो का मतलब होता है दोस्तों हार्डनिंग, स्क्लेरो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, हार्डनिंग होती है। और डर्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किन। डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन। तो इसके अंदर एक्चुअली में स्किन क्या हो जाती है दोस्तों, हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। किसके कारण, फाइब्रोसिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज के कारण। फाइब्रोसिस ऑफ द हार्डनिंग या फाइब्रोसिस होना, फाइब्रोसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के कारण दोस्तों, फाइब्रोसिस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज के कारण यहाँ पर क्या होता है, हार्डनिंग हो जाती है किसकी, स्किन की। तो उससे ये नाम पड़ा है दोस्तों स्क्लेरोडर्मा। मैंने कहा था सिस्टेमिक है, तो सिस्टेमिक है तो जैसे SLE में बहुत सारे सिस्टम इफेक्ट है ना दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम इफेक्ट होते हैं। वैसे आपको बता दूं मैं, जैसे किडनी भी इफेक्ट हो सकता है, लंग्स हैं दोस्तों वो भी अफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा सीरस जो मेम्ब्रेन है वो भी इसके अंदर क्या हो सकती है दोस्तों, अफेक्ट हो सकती है।
इसके अलावा जो जॉइंट्स है दोस्तों वो भी क्या हो सकते हैं इसके अंदर अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक मल्टी सिस्टम है, इसोफेगस अफेक्ट होती है तो जीआई ट्रैक्ट मान लो, जीआई जो ट्रैक्ट है दोस्तों वो भी इसके अंदर क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। इतना मत याद करो कि क्या इफेक्ट होता है, बस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद कर लेना इसको आप, ठीक है। वहां पर जरूर याद रखना कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो स्क्लेरोडर्मा भी नहीं याद करोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्यों, क्योंकि याद करोगे तो भूल जाओगे, बाकी के उसको भूल जाओगे आप, ऐसे लिखो, क्योंकि उसको याद करना क्या होता है दोस्तों, ज्यादा जरूरी होता है। अब इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। जब पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से लिखो, हार्डनिंग ऑफ द स्किन, कि भाई स्किन क्या हो जाती है दोस्तों, हार्ड हो जाती है, तो हार्डनिंग ऑफ द स्किन देखने को इसमें मिलेगा। अब हार्डनिंग ऑफ द स्किन होगी ना दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, स्किन के हार्ड होने के कारण जो पेशेंट है उसके अंदर इमोशंस गायब हो जाएंगे, इमोशंस गायब हो जाएंगे क्योंकि स्किन खिंच जाएगी, पेशेंट स्माइल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्किन उसकी हार्ड है, उसको जोर आ रहा है स्माइल करने में भी, तो उसका जो फेस है ना दोस्तों वो फेस मास्क लाइक फेस हो जाता है उसके अंदर। कैसा हो जाता है, मास्क लाइक फेस प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मास्क लाइक जो फेस है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, ऐसे पेशेंट के अंदर जो भाई पूरी स्किन ऐसे मान लो हार्ड हो गई तो एक्टिविटी भी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, तो डिक्रीज एक्टिविटी, डिक्रीज मोटार एक्टिविटी, मोटार जो एक्टिविटी है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस पेशेंट के अंदर जॉइंट जो पेन है दोस्तों वो भी क्या होता है, देखने को मिलता है, जॉइंट जो पेन है दोस्तों वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है दोस्तों, कि लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस अगर हो गया तो रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है, तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ अदर्स फीचर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये फीचर्स पेशेंट के अंदर आ गए दोस्तों तो इसे हम क्रिस्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। अगर पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आ गए किसके अंदर, स्क्लेरोडर्मा में, तो फिर स्क्लेरोडर्मा को हम किस नाम से जानेंगे, क्रिस्ट सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो C4 क्या होता है दोस्तों, कैल्सिनोसिस होता है। C4 क्या होता है, कैल्सिनोसिस होता है। इसके अलावा जो स्क्लेरोडर्मा है इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जिसमें एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। कैल्सिनोसिस का मतलब क्या होता है, तो कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है किसके अंदर, स्किन के अंदर, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है स्किन के अंदर और सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कैल्सिनोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर C इसके लिए है, सेंट्रोमियर के लिए, C4 सेंट्रोमियर, ऐसे रखना। कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंटी सेंट्रोमियर, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती है जो कि SLA में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज भी इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है, ठीक है। R4 यहाँ पर होता है रेनोड फिनोमिना, रेनोड फिनोमिना, ठीक है। रेनोड फिनोमिना क्या होती है, रेनोड फिनोमिना, रेनोड फिनोमिना का मतलब ये होता है दोस्तों कि पीरियडिक ब्लैंचिंग ऑफ स्किन, मतलब स्किन का टाइम के साथ में कलर क्या होता जाता है दोस्तों, चेंज होता जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पीरियडिक ब्लैंचिंग ऑफ द स्किन के नाम से जानते हैं। क्या रहेगा, पहले एक्चुअली में वेसल्स के अंदर जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ना, तो वो प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा कि स्किन शुरू के अंदर स्किन क्या होगी दोस्तों, व्हाइट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। कुछ समय के बाद में ये जो स्किन है दोस्तों, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पर इस जगह पे है ना, उंगलियों के ऊपर, दूर वाले एरिया के ऊपर स्किन, तो ये कैसे हो जाएगी, पहले व्हाइट हो जाएगी, व्हाइट, ठीक है। इनके ऊपर जो डिजिटल जो एंड है ना दोस्तों, उंगलियों के, टोज के, वहां पर प्रेजेंट होती है और कहीं नहीं। तो पहले कैसे कलर हो जाएगी दोस्तों, व्हाइट की हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद में ये कलर जो है दोस्तों व्हाइट से ब्लू हो जाएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रेनोड फिनोमिना के नाम से जानते हैं। इस रेनोड फिनोमिना के कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण कलर चेंज हो रहा है। आपको याद नहीं हो तो देखो, हम दबाते हैं फिर व्हाइट हो जाता है, फिर उसके बाद में ब्लू और फिर रेड, ऐसे आप इसको थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो, नहीं हो तो रट लो इसको। रेनोड फिनोमिना के कारण ही पेशेंट को दोस्तों हम स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को और ज्यादा क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इसलिए ऐसे पेशेंट के अंदर हम क्या कहते हैं कि पेशेंट को जो स्मोकिंग है दोस्तों वो नहीं करनी चाहिए। तो स्क्लेरोडर्मा में हम स्मोकिंग को, वैसे तो स्कूल में हर चीज में अवॉइड करते हैं, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि रेनोड फिनोमिना क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो CR हो गया। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, E4 होता है दोस्तों, इसोफेजियल
इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर। मतलब कि एक्चुअली में जो इसोफेगस है दोस्तों, उसकी जो मोटाइलिटी है, मतलब कि जो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है दोस्तों, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। तो इसके कारण क्या होगा, जीआरडी होगा। क्या होगा, जीआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी हो सकता है। इसके कारण क्या हो सकता है कि कुछ भी खाओगे वो वापस देगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो गए। उसके कारण इसोफेजियल मोटिलिटी जो डिसऑर्डर है दोस्तों, वो भी इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, दैट आर रिलेटेड टू, पहले आपको मैं ये बताऊंगा, टेलेंजेक्टिस से बताऊंगा, फिर मैं ये समझाऊंगा। एक जो सिम्टम आता है दोस्तों, दैट इज टेलेंजेक्टेसी। यहां पर क्या होगा, टेलेंजेक्टेसी के अंदर जो ब्लड वेसल्स जो होती है ना दोस्तों, वो दिखाई देने लग जाती है हाथ के ऊपर, उनका विजुअलाइजेशन होने लग जाता है। तो इसे हम स्पाइडर एंजियोमा भी बोलते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, स्पाइडर हेमी एंजियोमा। कि रेड रेड ब्लड वेसल्स क्या होंगी दोस्तों, अपीयर होने लग जाएंगी स्किन के ऊपर। रेड रेड जो ये ब्लड वेसल्स जो स्किन के ऊपर अपीयर होने लग जाती हैं, रेड कलर की स्किन के ऊपर अपीयर हो जाती है, तो वो दिखाई देने लग जाती हैं। इसके अंदर भी शायद मेरे पास शायद फोटो तो नहीं है, मैं एक बार इसकी फोटो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ ना, मुझे 1 मिनट का टाइम देना आप। ये देखो यहाँ पर, ये आपको इमेज दिख रही होगी दोस्तों, ये है आपका टेलेंजेक्टेसी। टेलेंजेक्टेसिस में क्या होता है दोस्तों कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ऐसे ऐसे दिखाई देने लग जाती हैं। दूरस्थ एरिया पे तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, और जो दूर वाले जो एरिया नहीं है, देखो जैसे यहाँ वाले जो एरिया है दोस्तों, ये यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिस कारण रेनॉल्ड फिनोमेना आ रही है। और बाकी के जो एरिया है दोस्तों, उनके ऊपर क्या हो सकती है, वेसल्स डायलेट हो सकती हैं, और वेसल्स की डायलेट होने के कारण वो डायरेक्टली अपीयर होने लग जाती हैं। ठीक है, जैसे कोई जाल सा फैला हुआ स्पाइडर की तरह फैली हुई होती है, तो ऐसी क्या होने लग जाती है दोस्तों, दिखाई देने लग जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, टेलेंजेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, टेलेंजिएक्टेसिस के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, लास्ट जो बच गया दोस्तों, वो इसलिए लास्ट में बताया क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये बिल्कुल स्क्लेरोडर्मा से रिलेटेड है। तो ये क्या है, स्क्लेरोडेक्टेसी। तो स्क्लेरोडर्मा वाला ही इसमें सिम्टम आता है। स्क्लेरोडेक्टाइली में क्या होता है दोस्तों, स्क्लेरो मतलब हार्डनिंग हो गया। तो एक्चुअली में ये जो फिंगर और जो टोज है ना, यहाँ की जो स्किन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो फिंगर और जो टोज है दोस्तों, इन यहाँ की स्किन हार्ड होने को किस नाम से जानते हैं हम, स्क्लेरोडेक्टाइली के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ वाली स्किन क्या हो रही है, हार्ड हो रही है। तो यहाँ पर हो जाती है हार्डनिंग ऑफ स्किन ऑफ फिंगर एंड टोज। यहाँ की ये वाली जो स्किन है ना दोस्तों, ये भी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण उसको मूवमेंट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, स्क्लेरोडेक्टिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके नाम जानते हैं, स्क्लेरोडेक्टाइली के नाम जानते हैं। टेलेंजेक्टेसी क्या हो जाती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होने लग जाती है, स्किन के ऊपर दिखाई देने लग जाती हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, टेलेंजेक्टेसी के नाम से जानते हैं। इसोफेगस के अंदर वो कम हो जाता है, तो वो हो गया। और कैल्सिनोसिस मतलब कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है। रेनॉल्ड फिनोमेना को मैंने अच्छे से आपको बता दिया। तो ये सारे सिम्टम्स भी क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये किस नाम जानते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम के नाम से हम इसे जानते हैं। किस नाम जानते हैं हम, क्रेस्ट सिंड्रोम के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो आपको ज्यादा इतना पढ़ना नहीं है। एक तो देखो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट हो रहा था वहां पे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या देंगे, वैसोडायलेटर्स देंगे। रेनॉल्ड फिनोमेना अगर आ गई पेशेंट के अंदर तो वैसोडायलेटर देना जरूरी है। इसके अलावा इम्यूनोसुप्रेसेंट देते हैं। क्या देते हैं, इम्यूनो जो सुप्रेसेंट है दोस्तों, वो भी क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, वैसोडायलेटर और इम्यूनोसुप्रेसेंट, बस ज्यादा मत पढ़ो। आ जाओ एक बार वापस से क्वेश्चन पे लौट कर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कि स्क्लेरोडर्मा कैसा डिसऑर्डर होता है। तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बाकी की चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो लिख लो, स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। स्क्लेरोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। बस कुछ नहीं लिखना। ठीक है, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, फिर इस क्लास को खत्म कर देंगे। काफी लंबी हो गई, शायद कितने मिनट की हो गई है, 2 घंटे की होने वाली है, 1 घंटा 45 मिनट हो गया लगभग। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ स्क्लेरोडर्मा फॉर द साइन ऑफ क्रेस्ट सिंड्रोम। ठीक है, आपको अंतर करना है, स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है लेकिन उसमें क्रेस्ट सिंड्रोम देखना है, तो स्क्लेरोडर्मा वाले साइन इंक्लूड मत करना। व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई। तो स्क्लेरोडर्मा के अंदर, सॉरी, क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, सी फॉर कैल्सिनोसिस होगा,
आर फॉर रेनॉल्ड जो फिनोमिना है दोस्तों वो प्रेजेंट रहेगी। इसोफेजियल जो डिसमोटिलिटी होती है, जो मोटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो होता है, ठीक है। स्क्लेरोडैक्टिली प्रेजेंट होता है और एक टेलेंजेक्टेसिस क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। तो ये 5 चीजें प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। जॉइंट पेन तो स्क्लेरोडर्मा में भी प्रेजेंट होता है, इसके अंदर तो कोई ऐसा डायरेक्ट है नहीं। मास्क लाइक फेस भी स्क्लेरोडर्मा में प्रेजेंट होता है। इसोफेजियल रिफ्लेक्स, हाँ बिल्कुल सही है, ये इसोफेजियल रिफ्लेक्स जो क्रेस्ट के अंदर CRES आता है, तो इसके अंदर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी होती है जिसके कारण रिफ्लेक्स होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पाइडर लाइक हेमिएंजियोमा बिल्कुल सही है। जो हम टेलेंजेक्टेसिस पढ़ते हैं दोस्तों, टेलेंजेक्टेसिस के अंदर क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस प्रकार से क्या होने लग जाती हैं, अपीयर होने लग जाती हैं स्पाइडर की तरह, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, टेलेंजेक्टेसिस के नाम से जानते हैं। एपिसोडिक ब्लेंचिंग ऑफ द फिंगर, दिस इज रेनॉल्ड फिनोमिना, इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, रेनॉल्ड फिनोमिना के नाम से जानते हैं। कि जो कलर है दोस्तों वो पहले व्हाइट रहेगा, फिर ब्लू हो जाएगा, उसके बाद में रेड हो जाता है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, रेनॉल्ड फिनोमिना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर कैल्सिनोसिस, मतलब कैल्शियम का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, वो प्रेजेंट होता है। और एक स्क्लेरोडैक्टिली प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो स्क्लेरोडैक्टाइली क्या होता है दोस्तों कि जो आपकी जो फिंगर्स और जो टोज है, यहाँ की जो स्किन वो भी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो इसको हम किस नाम जानते हैं, स्क्लेरोडैक्टाइली के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो फीचर हैं ये स्क्लेरोडर्मा के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि क्रेस्ट सिंड्रोम में है, लेकिन ये तीनों की तीनों जो सिम्टम आते हैं दोस्तों, ये किसके अंदर आते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लिख लो, इसको पूरा ही लिख लो यार, इसको ऐसे मत लिखो आप, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ वैसे लिखो। इसमें ये लिख लो कि क्रेस्ट सिंड्रोम में निम्न सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, में निम्न सिम्टम, क्रेस्ट सिंड्रोम में निम्न सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। अब सारे लिख लो। सी फॉर कैल्सिनोसिस, एक चीज और याद रखना ना, एंटी सेंट्रोमियर जो एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज में यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आर फॉर रेनॉल्ड फिनोमिना लिख लो, ई फॉर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी या मोटिलिटी डिसऑर्डर लिख लो, ठीक है, जिसके कारण रिफ्लेक्स हो सकता है। स्क्लेरोडैक्टिली लिख लो, हार्डनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, और टेलेंजेक्टेसिस लिख लो, स्पाइडर हेमिएंजियोमा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक आपकी छोटी सी क्लास थी। एक बार मैं आपको इनको सारे क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि आज तक शायद एक भी क्लास ऐसी नहीं हुई होगी, कोई मुश्किल से कोई हो गई हो तो पता नहीं तो मैंने हर क्लास में आपको हर चीज़ क्या करवाई, रिवाइज करवाई है। तो इसके अंदर तो तीनों सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ई है, ये एस है आपका, ठीक है, स्पाइडर में टी है, ये वो टेलेंजेक्टेसिस हो गया ये, और ये रेनॉल्ड फिनोमिना हो गया, और ये ई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्क्लेरोडर्मा एक कैसा डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। SLE के पेशेंट को विटामिन सी से डाइट दी जाती है, फीवर होने के कारण टेम्परेचर डेली चेक किया जाता है, और थकावट होने के कारण रेस्ट और एक्टिविटी को बैलेंस किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों SLE से रिलेटेड है, उसके अंदर पूछा गया है कि SLE के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एंड बटरफ्लाई रेसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैम्पिगस वल्गैरिस क्या होते हैं, स्किन लीजन्स होते हैं, और अच्छे से मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में इनको समझा रखा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों कि इसके बीच क्या होता है, हाईली कॉन्टेजियस डिसऑर्डर होता है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इस क्या ट्रीटमेंट होता है सोरियासिस का, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेरॉइड हम क्या करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इसके जो फीचर्स जो हैं, क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर जो स्केली लीजन्स होते हैं, प्यूराइटिक लीजन्स होते हैं, और रेडेंट क्या होते हैं, पेप्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों दैट इज रिलेटेड टू सीवियर पेरिफेरल एडिमा के कारण क्या हो सकता है, टिश्यू इस्चेमिया हो सकता है पेशेंट को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि हम वार्म शॉक दे रहे हैं तो कौन सा मेथड है ये, कंडक्शन का मेथड है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि कितना टेम्परेचर दिया जाता है किसके अंदर, टेपिड बाथ में, तो 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारे सिस्टम पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो आप इनकी क्लासेज जाके आप पिछले देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं है। अगर बच्चा आज भी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी अगर पढ़े तो दिन के अंदर 6-7 क्लास 8 क्लास लेकर उनको पढ़ सकता है। कई सारे फायदे मिलेंगे। देखो एक तो मैंने डिजीज करवा देता हूँ पूरी, ये फायदा आपको पहला कि भाई जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो रहा है, जो जिस बच्चे ने पढ़ लिया उसका रिवाइज हो रहा है, कुछ नई चीज़ें जरूर मिलेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपको नई चीज़ें जरूर मिलेगी। दूसरे टीचर से भी पढ़ोगे तो भी नई चीज़ें आपको जरूर मिलती हैं, तो नई चीज़ें मिलती हैं। साथ में आपको आपकी एनक्लेस की बुक, एक जो बच्चों को डर खत्म करना है मुझे, वो भी साथ में हो रही है। चौथी चीज़ शॉर्ट नोट्स भी बन रहे हैं आपके साथ में, कि जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनते जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप जब बुक को लास्ट में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो कई सारे फायदे हैं, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए TNC एडवांस सीरीज में। तो फिर से मिलते हैं आपको, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।